जी, नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्ज़ाम डॉट इन पर। मैं वरद सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ वापस इस प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास का जो मेन हमारा लेक्चर है आज, वो है टैक्स रेट्स के ऊपर अपन बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? टैक्स रेट्स पे। टैक्स रेट्स यानी जो इनकम टैक्स जो आपका सब्जेक्ट है एबीएसटी के अंदर, उसके अंदर टैक्स रेट्स की क्लास मैंने रख दी थी, एक पेंडिंग पोर्शन में रखा था बिकॉज ऑफ मुझे लगा कुछ चेंजेस होगा तो अपन बाद में ही पढ़ेंगे। और एग्ज़ाम को लेकर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, कब होगा, कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। लेकिन काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो चुकी है एग्ज़ाम्स की तो। और इस पिक्चर के साथ आपने पेपर थर्ड दे भी दिया है और पेपर 1 और 2 बाकी है, जिसमें एक में इनकम टैक्स आपका सब्जेक्ट है। तो आज टैक्स रेट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पक्का ही पक्का कंफर्म क्वेश्चन एक आएगा। तो टैक्स रेट की जितनी भी टैक्स रेट्स है जो कि आपके असेसमेंट ईयर 23-24 में लगेगा, आपके लागू कितना होगा 23-24 के अंदर। तो 23-24 असेसमेंट ईयर आपके एप्लीकेबल होगा। तो प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया आपका? 22-23 हो गया, राइट। क्योंकि हालांकि आप जो मार्च के बाद एग्जाम होगा तो आप 24-25 में आ जाओगे, लेकिन जहां तक मुझे बताया, और 24-25 भी लग जाता है तो चेंजेस कुछ नहीं है। सबसे अच्छी बात अपने सामने ये है कि जो 24-25, जो 23-24, 23-24 के अंदर है, वही 24-25 के अंदर लागू है। तो किसी प्रकार का कोई चेंजेस सरकार ने यहाँ पे नहीं किया है टैक्स रेट के अंदर। तो हमारे लिए अच्छी बात ये होगी, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, 23-24 की पढ़ लेते हैं ताकि यही हमारे एप्लीकेबल रहेगी, राइट। तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास अपन 23-24 के। आई होप पेपर थर्ड आपका अच्छा रहा होगा, आप सबने अच्छा वहाँ पे स्कोर किया होगा और आंसर की मेरे ख्याल से अभी आनी बाकी है। उसके बाद आपको अपनी पिक्चर लगभग क्लियर हो ही जाएगी। और हो नहीं हो, आप कंपटीशन में हो, ठीक है। कितने भी नंबर आए आप कंपटीशन में हो, क्योंकि मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट अपने इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर तो नहीं है इस प्रकार की। चलो, तो आज की क्लास हमारी इनकम टैक्स की टैक्स रेट्स की क्लास है, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक और आपको बात बता दूं मैं, रिवीजन क्लासेस जितनी भी हमारे एबीएसटी का कोर्स है या ईएफएम का है, उन सब की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आई थिंक हो भी गई है आपकी क्लास। तो जितने भी बच्चे जो सब्सक्राइब है वो तो है ही है, आप लोगों को तो अवेलेबल है ही ये क्लासेस। जो नहीं है उन लोगों के लिए बता दूं, वन एग्जाम डॉट इन के ऐप पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। तो आप अगर लास्ट मोमेंट पर सिर्फ रिवीजन से आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं, तो आप रिवीजन क्लास जाके भी वहाँ पे देख सकते हैं। मैराथन क्लास के रूप में सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल होगी। तो इनकम टैक्स की भी लाऊंगा मैं, जीएसटी की भी लाऊंगा और कस्टम की भी लाऊंगा, राइट। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास टैक्स रेट के ऊपर। उसके बाद अपन रिवीजन क्लास के ऊपर स्टार्ट कर देंगे क्लास। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए तो मैं अपलोड करता ही रहूँगा अपने ऐप के अंदर, और जो नहीं है उनके लिए एक पूरी मैराथन क्लास के रूप में मैं अवेलेबल करवा दूंगा वन एग्जाम डॉट इन के ऐप के ऊपर। तो वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। चलो, तो स्टार्ट करते हैं टैक्स रेट की बात। टैक्स रेट्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें आप टैक्स रेट के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिक्स ही आएंगे। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर वो बेसिक्स क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। कैसे? तो टैक्स को समझने के लिए, यानी टैक्स की रेट्स को समझने के लिए आपको दो तीन चीज़ों को समझना जरूरी है। दो तीन चीज़ें क्या है वो है कि भैया टैक्स रेट को इनकम टैक्स में किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस तरीके से उसको लागू किया जाता है, किस तरीके से एप्लीकेबल की जाती है। तो टैक्स रेट्स, अगर हम किसी को रेट लगाए तो अपन बोल सकते हैं भैया आपको कितना देना, आप कितना कमाते हो, कि भाई हम 1000 रुपये कमाते हो तो भैया लाओ 10% लिया हो, यानी 10% हमको दे दो। एक तो ये हो गया सिस्टम टैक्स रेट। एक हो गया स्लैब के हिसाब से। स्लैब के हिसाब से यानी 1000 रुपये कमाओगे जब तक तो हम आपसे 10% लेंगे, लेकिन अगर आपने 10,000 से ऊपर कमाए तो हम जितने भी ऊपर होंगे, यानी 10,000 के ऊपर, जैसे आपने 13,000 रुपये कमाए तो ये ऊपर के 3,000 है, इसके ऊपर हम कितना लेंगे? 20% लेंगे। और 10,000 तक हम कितना लेंगे? 10% लेंगे। तो इसको बोलते हैं स्लैब में, यानी टुकड़ों में। सीढ़ियाँ होती है स्लैब वाइज, तो स्लैब में जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाओगे हमारी टैक्स रेट एज पर स्लैब क्या जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्लैब रेट। तो इनकम टैक्स के अंदर भी रेट्स क्या है? दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। एक तो होती है स्लैब रेट, समझ गए? स्लैब रेट यानी अभी जो मैंने बताया 10,000 है, 10,000 के ऊपर जितना जाओगे, जितना ऊपर मार्जिन होगा उसके ऊपर टैक्स अलग से लगेगा, और 10,000 तक जो टैक्स रेट हमने आपको बताई है वो उसी प्रकार रहेगी, ठीक है। एक तो हो गया ये स्लैब रेट। दूसरा होता है फिक्स रेट। दूसरा क्या होता है? फिक्स रेट। फिक्स रेट यानी जो मैंने अभी आपको बता दिया, फिक्स रेट यानी जिसको हम फ्लैट रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैट रेट भी बोलते हैं। फ्लैट रेट क्या होगी? जो मैंने बता दिया कि भाई 10% लेंगे सीधा सीधा। अब भले आप 10,000 कमाओ चाहे आप 1,00,000 रुपए कमाओ, हम तो कितना लेंगे आपसे? 10%, 10% फिक्स, एक फ्लैट रेट के रूप में आपसे टैक्स ले लेंगे, राइट। तो इनकम टैक्स में दो तरीके के रेट है, फिक्स रेट और फ्लैट रेट, दोनों ही है। फिक्स रेट किसके लिए है? सॉरी, स्लैब रेट किसके लिए है? स्लैब रेट है इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई,
और एजीएफ, एजीपी मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, राइट। तो जो एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो गया, एचयूएफ हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, इंडिविजुअल्स हो गया, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बीओआईबी हो गए। इन लोगों के लिए तो क्या दे रखी है, स्लैब रेट, जो अपन आगे पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार की स्लैब रेट एप्लीकेबल है। और फ्लैट रेट या फिक्स रेट किसके लिए दे रखी है, तो ये दे रखी है कंपनीज के लिए, जितनी भी कंपनीज है, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, उनके लिए फिक्स रेट से ये है। या फिर लोकल अथॉरिटी है, जो लोकल म्यूनसिपलिटी और ये सब है लोकल अथॉरिटी, उनके लिए भी फ्लैट रेट या फिक्स रेट समझ लो आप। और या फिर पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, ठीक है, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म्स, इनके लिए भी क्या है, फिक्स रेट का सिस्टम कर रखा है। ओके, तो आपको समझ में आ गई ये बात कि फ्लैट रेट और फिक्स रेट, फ्लैट रेट्स और स्लैब रेट्स किस किस के लिए कैसे कैसे है, ये बात आपको मैंने यहाँ पे बता दी। इंडिविजुअल इनके लिए क्या लगती है, स्लैब रेट, और बाकी सबके लिए क्या लगती है, फ्लैट रेट, स्लैब रेट, और बाकी के लिए फ्लैट और फिक्स रेट, राइट। ओके, ठीक है, वीडियो में थोड़ी गड़बड़, चलो सब कुछ दिख तो रहा है ना सही आपको, ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। एक तो समझा दिया आपको मैंने स्लैब रेट क्या होती है, स्लैब रेट्स क्या होती है, किसके ऊपर लागू होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी जो चीज समझा रहा हूं वो है, मैं वो समझा दी मैंने आपको, फ्लैट रेट क्या होती है और किसके ऊपर वो लागू होती है, फ्लैट रेट। दो बातें आपको समझा दी। ओके, ठीक है, अब आराम आराम से समझते हैं। चलो, एक आपके सामने आता है एमएमआर। एमएमआर पता है आपको, चलो एमएमआर से पहले एक चीज और, छोटी सी चीज वो भी समझ लेते हैं अपन, इसमें नहीं दिख रहा था ना ये, चलो एक छोटी चीज समझ लेते हैं। एवरेज रेट, ये तो दिख रहा है, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये क्या है, ये आपको दिखेगा, कहाँ दिखेगा जरा बताना मुझे। टीडीएस पढ़ाया था मैंने आपको, टीडीएस पढ़ाते समय मैंने आपको सैलरी 192 सैलरी के अंदर बताया था कि जो सैलरी पे टीडीएस लगेगा वो एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली टीडीएस कटेगा 192 सेक्शन के अंदर, सैलरी के अंदर, राइट। कैसे निकलती है एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, आई होप मैंने वहां पे भी बताया होगा, नहीं बताया तो यहाँ पे भी आप समझ लो, रेट्स की बात अपन एक साथ ही करते हैं। स्लैब रेट, सॉरी, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स कैसे निकलती है, सिंपल सी बात है, एवरेज निकालना हमें इनकम टैक्स का, कि भैया उसका पूरा इनकम टैक्स का एवरेज रेट क्या रहेगी इसकी। तो उसको निकालने का सिंपल सा तरीका है कि भैया जितना भी आपका इनकम टैक्स बनता है, जितना भी आपका इनकम टैक्स बनता है, इनकम टैक्स अमाउंट, जो भी आपका इनकम टैक्स अमाउंट बना, डिवाइड बाय कर दो उसको टोटल इनकम से, किससे कर दो, टोटल इनकम। आपको पता है इनकम टैक्स पढ़ा है, जब आपको टोटल इनकम निकाली जाती है सबसे पहले निकलती है ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से डिडक्शन लेस हो जाता है, फिर आता है जिसको बोलते हैं हम टोटल इनकम। तो जो आपकी टोटल इनकम है, जो आपके अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स है, जितना अमाउंट बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स बन गया 15,500 रुपये, ये टैक्स बन गया, फाइनल टैक्स अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कितना बना, 15,500। और आपकी टोटल इनकम कितनी थी इस बार, कि साहब टोटल इनकम हमारी 10 लाख रुपए थी, कितनी थी, 10 लाख रुपए थी। तो इसका एवरेज क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, ये दो यहाँ से काट लो, ये दो यहाँ से काट लो, तो 15, 1.55, यहाँ पे 1.55 क्या निकलती है आपकी, ए आर एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी निकली। ये एग्जांपल है, ज़्यादा इसको दिल पे मत लगा लेना, इमोशनल मत हो जाना कि सर ये क्या रेट हुई, ऐसा एग्जांपल निकाला। इसको 10 लाख से 1 लाख करोगे तो आपका ऐसे भी आ जाएगा 15 पॉइंट कोई 50%, ठीक है। तो समझ गए आप कैसे निकलती है एवरेज रेट। अब उसका जो टीडीएस कटेगा, जैसे उसकी सैलरी है, अब 10 लाख की उसकी टोटल इनकम है, यानी सैलरी पर्सन है, इसके लिए अपन एवरेज रेट निकाल रहे हैं, ठीक है, 192 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अब उसको अगर हमें उसका टीडीएस काटना है तो कितना, भाई इसकी सैलरी कितनी है इस बार, कि साहब इस बार इसकी आई 20,000 रुपये सैलरी आई, कितनी आई 20,000 रुपये इस महीने की, पर्टिकुलर जनवरी महीने की फॉर एग्जाम्पल, तो इंटू 1.55, राइट। तो कर दो, जो भी इसका आ जाएगा इतना अमाउंट का हमें क्या टैक्स काटना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 10,000 करता हूँ तो ये आ जाएगा 1,550 रुपये आ जाएंगे, इतना आ जाएगा ना, 1% कितना हुआ, ये 1,550 का 155 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 155 रुपये आ गए, तो 155 रुपये इसका टीडीएस कट जाएगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, राइट। तो एवरेज रेट कैसे निकलती है, इस प्रकार से निकलती है। ये झुंझुरी अब बाहर कैसे आ रहा है, एक मिनट का, ठीक है, ओके, यहां समझ में आ गया एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। बात समझी, तीन बातें समझाइए, बहुत ही आराम से समझेंगे। थोड़ी मैं क्लास फास्ट पढ़ाता हूँ, इसलिए बच्चों ने मुझे बोला सर आप बहुत ज़्यादा फास्ट करते हो, हमें 1.5 करने की जो मल्टीप्लाई करते हैं ना मैं स्पीड को, नॉर्मल रेट से ज़्यादा हम ज़्यादातर हम क्लासेस जो देखते हैं, मैं भी जैसे कोई चीज़ देखता हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 गुना कर देता हूँ उसकी स्पीड। तो सर मुझे कई बच्चों ने बोला कि सर आप जो पढ़ाते हो उसको 1.5 गुना करने की आवश्यकता ही नहीं होती,
आप इतना फास्ट जो बोलते हो उसको थोड़ा स्लो बोला करो। तो मैंने कहा जो नॉर्मल होती है उससे कम करने की भी एक ऑप्शन होता है, अब उसको कर लो। अब मेरी तो आदत है फास्ट बोलने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को ये रेट्स की क्लासेस, थोड़ा पूरा कोर्स हो गया है लेकिन मैं धीरे धीरे बताने की प्रयत्न कर रहा हूँ, एक कोशिश कर रहा हूँ। चलो, सबसे पहले मैंने स्लैब रेट बता दिया आपको कैसे होती है, टैक्स रेट्स की समझते हैं। स्लैब रेट होता है एक होता है फ्लैट रेट, राइट। स्लैब रेट किस पे लागू होता है, फ्लैट रेट किस पे लागू होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे रेट्स को कैलकुलेट करने का तरीका होता है इनका, वो भी बता दिया। तीसरी जो बात मैंने आपको बताई वो है एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कैसे निकाली जाती है, उसकी भी बात मैंने यहाँ पे आपको कर दी। ओके, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब चौथी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है MMR। कई बार इसको देखा होगा और इसका सवाल कंफर्म्ड है, इसका सवाल कंफर्म्ड है। इसके आजू बाजू पूछ सकते हैं, ये फिक्स नहीं पूछे, जैसे बोला कंफर्म बोला सर आपने बोला था और नहीं आया, बस के आजू बाजू भी पूछ सकता है। पर MMR का क्वेश्चन आता ही आता है। क्या है इसको, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। क्या बोलते हैं MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, MMR मतलब सबसे हाईएस्ट रेट इनकम टैक्स की क्या हो सकती है, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे इनकम टैक्स के अंदर, पूरे एक्ट के अंदर सबसे हाईएस्ट जो रेट है वो सबके, जैसे अगर इनकम टैक्स रेट की बात करूं तो सबसे हाईएस्ट किसकी लगती है, सरचार्ज सबसे हाईएस्ट कौन सा है, और उसके ऊपर सेस जोड़कर हम बता देते हैं कि MMR हमारे इनकम टैक्स का कितना रहेगा, इतना परसेंट रहेगा। तो एक बार हल्का सा प्रीव्यू देख लेते हैं इसका क्या है। तो हाईएस्ट रेट क्या है मुझे बताइएगा, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स कितनी है, तो सर वो है हमारी 30%। कितनी है, 30%। तो लिख दिया यहाँ पे 30% है, ठीक है। उसमें क्या ऐड होगा कि सर उसमें ऐड हो जाएगा आपका सरचार्ज, ऐड हो जाएगा, सरचार्ज हो जाएगा। वो कितना हाईएस्ट कि सर वो है 37%। 37% यानी 11.1% ये ऐड हो गया, ठीक है। अब कितना हुआ, तो ये आ गया सर 41.1% आ गया। अब इसमें क्या ऐड करेंगे हम, इसमें ऐड करेंगे हम हेल्थ और एजुकेशन और हेल्थ सेल्स, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। वो कितना है, वो है हमारा @4% है। तो 4% ऐड कर देंगे तो इसका 1.644% आ जाएगा इसका, ठीक है, 1.644%। और जब इसका टोटल करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 42.744%। अब ये जो अमाउंट है, ये जो फिगर है, ये याद रखना है आपका कि हमारा MMR कितना होगा, 42.744%, ठीक है। 42.744% हमारे इनकम टैक्स का MMR है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंदर ऐसे ही सवाल आएंगे कि 42.44 MMR कितना होगा, तो 42.744 होगा, राइट। सवाल ऐसे आएंगे कि सर स्लैब रेट इन निम्नलिखित में से या फॉलोइंग में से स्लैब रेट किस पे लागू नहीं होती, या इस पे फ्लैट रेट लागू होती है, या अमाउंट जो एवरेज अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स है इनमें से किसके लिए निकाला जाता है। तो इस तरीके के सवाल आएंगे। बोले आपको चीजें बहुत ही चिंदी लग रही है, छोटी लग रही है कि सर क्या पढ़ा रहे हो आप, सीधे टैक्स पे आ जाओ, नहीं, सवाल ऐसे ही बनाया जाएगा, आप पुराना पेपर उठा के देख लो। ओके, तो 42.744% क्या है हमारी MMR। अब सर सवाल होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो पुरानी, ये 37% तो चेंज हो गया। अरे बताऊंगा भाई, थोड़ा शांति तो रखो, हमें याद रख के जाना है 42.744% भी, ठीक है। अगर ऑप्शन में आएगा तो उसको टिक करना है, क्योंकि हम जरूरी नहीं कि इन्होंने ये वाले हमारे लिए लागू कर दे भाई, अपन तो ये मान के जाएंगे लागू है, लेकिन नहीं हुआ फॉर एग्जांपल वो रेट, तो 42.744 भी आपको याद रखना है। जो मुद्दा ये है, जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि इस सरचार्ज को क्या कर दिया है, इस सरचार्ज को बजट 2023 के अंदर, इस सरचार्ज को क्या कर दिया इन्होंने, चेंज कर दिया और बोल दिया अब हाईएस्ट जो सरचार्ज रहेगा वो 25% ही रहेगा, ना कि 37% रहेगा। कितना रहेगा, 25% ही रहेगा, ना कि 37% रहेगा। तो 25% के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, तो अपनी कैलकुलेशन जो भी यहां पे की है, तो 25% के हिसाब से वो कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी, जो हमारी नई MMR निकल के आएगी वो आ जाएगी 39%। कितनी हो जाएगी, 39%। इसको आप याद रखना, क्यों 37% की जगह 25% हो गया, तो हमारी नई MMR कितनी हो जाएगी, 39% हो जाएगी नई हमारी MMR, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखा, इस चीज का ध्यान रखना। तो दोनों याद रखनी है, 42.744 और 39, कोई बड़ी बात नहीं रहे दोनों। अगर सर दोनों ही आ गया ऑप्शन में तो 39 करिए आना, बाकी RPC जाने और तुम जानो, ठीक है, 39 करिए आना। चलो चले आगे। बिल्कुल सर, यहां तक बात हमें एकदम हमारे जहन में, हमारे दिमाग में बैठ गई। असेसमेंट ईयर हम कौन सा लेके चल रहे हैं, वापस बता दूं, 23 चॉइस लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर या फिर इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। ये भी सवाल आएगा कि इनमें से दूसरा नाम क्या है, प्रीवियस ईयर का या फाइनेंशियल ईयर का, तो उसको हम प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, 22-23 हो जाएगा, ठीक है। जो संभावित है, जो लगने जाएगा
क्योंकि मार्च के बाद एग्जाम होगा, तो वो हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा माना जाएगा, तो वो माना जाएगा 24-25 और उसका फाइनेंशियल कितना हो जाएगा 23-24। ठीक है, लेकिन इसका मुझे थोड़ा डाउट है, इतना जल्दी ये नहीं होगा क्योंकि मई जून में हो जाएगा तो इतना एप्लीकेबल इनकम टैक्स में तो कम से कम नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ इनके फिगर का चेंजेस, उसके अलावा कोई चेंजेस, मुख्य चेंजेस कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, एक आध कोई आ गया तो मैं आपको ऐसे भी एक क्लास लेके छोटी मोटी बता दूंगा। यहां तो कोई समस्या नहीं। चलो आगे चलते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन रेट्स की बात करते हैं। तो मैं रेट्स आपको फिर मैं लिखवा रहा हूं, असेसमेंट ईयर 24-25 से नहीं, कहां गया, 23-24 से आपको मैं रेट्स की जितनी भी रेट्स है वो बताने जा रहा हूं। ठीक है, कितनी, असेसमेंट ईयर 23-24 की रेट्स बताते हुए चल रहा हूं और वो ही रहेगी आपकी। चलो, सबसे पहली बात, अगर इंडिविजुअल है तो, अगर एचयूएफ है तो, एचयूएफ में किसकी देखेंगे, कर्ता की देखेंगे, याद रखना। एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बीओआई, एजीपी, ये बार बार लिख रहा हूं, बार बार दिमाग मत लगाना है सर ये क्या लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म हो नहीं पता, इतना बार पढ़ा चुका हूं, पता ही होगा। और उनकी एज बिलो, एज कितनी होगी, बिलो 60 एज, एज कितनी है, बिलो 60, 60 साल से नीचे लोग हैं और वो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी है, तो क्या होगा, तो स्लैब रेट लगेगी उनके ऊपर। और स्लैब रेट क्या होगी कि इनकम, इनकम की रेंज यहां लिखेंगे अपन और यहां पे लिखेंगे रेट्स लिखेंगे। ठीक है, इनकम की रेंज और रेट्स लिखेंगे। ओके, तो इनकम की रेंज कहां तक, अप टू वही 2,50,000 रुपए, कितने, 2,50,000। दूसरी कितनी है, 2,50,000 से लेकर 5 लाख, तीसरी 5 लाख से लेकर 10 लाख, और चौथी अबाउ 10 लाख। तो रेट क्या है, 2.5 लाख तक को टैक्स है क्या भैया, नहीं है, 2.5 लाख तक छूट है। मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, 2,50,000 है, कितनी है, 2,50,000। और उसके बाद कितना है, 5%, उसके बाद कितना है 20%, और उसके बाद कितना है 30%। मुख्य रूप ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2.5 से 5 लाख तक 5% है, और उसके बाद 5 से 10 जो भी होगा अप होगा उस पर सीधा 20% टैक्स लगेगा और बाकी के ऊपर 30% टैक्स लगेगा। ओके, समझे मेरी बात। ओके, ये किसके लिए है, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल या जितने भी नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंशियल स्टेटस पता है ना आपको, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जो यहाँ के नहीं है, भारत के मूल रूप यहाँ पे 180 दिन, 182 दिन यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं, या फिर 4 साल में 365 दिन यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं, उन लोगों के लिए भी, नॉन रेजिडेंट वालों के लिए भी क्या है, ये रूल लागू है। ओके, अच्छा, जो रिवीजन क्लास हम लेने जाएंगे उसके अंदर मैं कई अपडेशन भी करवाऊंगा, जो मैंने पढ़ाया है उसके अंदर कई ऐसे अपडेशन, कई अमेंडमेंट है, वो भी मैं वहां पे पढ़ाते हुए चलूंगा आपको। तो रिवीजन क्लास मस्ट है, चाहे हम बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ हो तो भी रिवीजन क्लास आपको पढ़नी ही पढ़नी है, नहीं एक बार देखनी ही देखनी है। मैं उसको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में रखूंगा ताकि आपका एक क्विक रिविजन भी हो जाए एग्जाम से पहले। ओके, चलो नेक्स्ट, सेकेंड, ये इंडिविजुअल एओपी, बीओआई, ये एजीपी, ये सारे लोग अगर इनकी एज अबाउ 60 ईयर्स, अबाउ 60 ईयर्स बट बिलो 80 ईयर्स है, यानी 60 साल से तो बड़े हैं, जवान है, और 80 साल से एकदम प्योर बुढ़ापे से थोड़ा सा कम है, यानी 60 और 80 के बीच वाले लोग हैं, जिसको हम क्या नाम से पुकारते हैं, उनको हम बोलते हैं बहुत इज्जत से सीनियर सिटीजन उनको कहा जाता है। तो उनके लिए क्या रेंज है, कोई रेंज नहीं है, बस यहाँ पे 2.5 लाख की जगह क्या कर दिया हमने, अप टू 3 लाख कर दिया। एक याद रखने वाली बात है, जो वहां पर 2.5 लाख नहीं, इनके लिए लिमिट कितनी है, इनके लिए इनकम की रेंज 3 लाख से स्टार्ट होती है, यानी 3 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है, और 3 लाख से 5 लाख तक है तो कितना है, वही 5% है, और 5 लाख से 10 लाख है तो वही 20% है, और अबाउ 10 लाख है तो वही 30%, क्योंकि 30% हमारी सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है यहां पे। ओके, तो एक तो नॉर्मल आदमी 60 साल से नीचे, आप और मैं 60 साल और 80 साल के बीच में सीनियर सिटीजन, उनकी कितना हो जाएगी, 3 लाख की लिमिट है। और तीसरा बंदा जो यहां पे आते हैं वो आते हैं बस ऊपर वाले से 1-2 साल कम, यानी अबाउ 80 ईयर्स, अबाउ 80 ईयर्स, यानी कौन, सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन।
अभी के ज़माने में तो मिलेंगे, अपने ज़माने में अपनी जो समय आएगा तब तक इतने लोग नहीं मिलेंगे इससे अबाउ एज वाले, तो इनकम टैक्स को वहाँ पे भी अमेंडमेंट करके ये जो 60 साल वाला है फेज, इसी को सुपर सीनियर मानना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, अब इतने लोग जीते नहीं है। एवरेज एज भी अपनी राजस्थान की तो 69 कुछ ऐसी आई है ना, आपको पता होगी। चलो, 80 ईयर्स से अबाव वालों को बोलते हैं हम सुपर सीनियर। क्या बोलते हैं? सुपर सीनियर सिटीजन। तो उनके लिए जो चेंज है वो ये है कि अप टू ₹5 लाख इनके लिए एक लिमिट बड़ी कर दी कि इनके 5 लाख तक इनकी अगर टोटल इनकम हो, ये सब बात हम कर रहे हैं टोटल इनकम। सबसे मेन फर्क यहां पे है कि टोटल इनकम का ध्यान रखना, ग्रॉस टोटल इनकम मत कर देना। जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एवरेज वाला बताया, वहां पे भी एक सवाल ऐसे कंफ्यूज कर सकता है कि एवरेज रेट का सवाल दे सकता है और नीचे यहां पे जो टोटल इनकम है यहां पे वो कह सकता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो कंफ्यूज मत होना, टोटल इनकम ही होगा, ग्रॉस टोटल इनकम का कहीं पे भी रोल नहीं है। ओके, ठीक है। तो अबाउ 80 ईयर्स है तो 5 लाख तक तो क्या है, नील है। 5 लाख से अब कितना, अब दूसरी वाली तो बीच वाली तो निकल गई, 5 लाख तक छूट है। तो 5 लाख से 10 लाख तक है, तो यहां पे 5% वाला रोल इनका खत्म हो जाता है, स्लैब भी खत्म हो जाता है, सीधा 20% आ जाता है। और अबाउट 10 लैक्स अगर कोई है, अबाउट 10 लैक्स है तो उसके ऊपर 30% टैक्स रेट उसके ऊपर लागू हो जाएगी। ओके, वीडियो तक तो नहीं रहा है? ओके है, सब कुछ गुड है, डन है। ओके, चलो 30%, ठीक है। 3 चीज याद रखनी है रे, एक तो 2.5 लाख तक कुछ नहीं है नॉर्मल, उसके बाद अगर 60 से है तो 3 लाख याद रखो, और उसके बाद 5 लाख याद रखो। लेकिन ये बात याद रखना कि 5 लाख से 10 लाख अगर इनकी इनकम है, इनकी आय है, तो यहाँ पे 5% नहीं है, सीधा 20% लग जाएगा। 5% वाला इनका सिस्टम ही नहीं है। ओके, तो ये 3 रेट्स मैंने आपको बता दी, सिटीजन, सीनियर, सुपर सीनियर। ओके, अब इन सबको जब इतनी सब चीजें मिल गई तो सर हमने तो सुना था, न्यूज में भी सुना है, लोग भी कहते हैं, कहीं कहीं पढ़ा भी है कि 7 लाख तक इनकम वालों को आय नहीं है, ये नहीं है, फलाने नहीं, निकालने नहीं। अरे भैया कुछ नहीं है, 87A की यहाँ पे रिबेट देगी। रेट्स तो यही है अभी भी, स्लैब रेट्स, लेकिन 87A के अंदर जाके उनको फायदा मिल जाता है। तो फायदे की अपन बात कर लेते हैं कि क्या है। तो रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको जरा ध्यान से याद रखिएगा। 87A इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या कहती है सेक्शन, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये सेक्शन कहती है, ये सेक्शन क्या कहती है, ये सेक्शन कहती है कि एप्लीकेबल किसके ऊपर है, ये सेक्शन किसके ऊपर लागू होती है 87A। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये सेक्शन लगती किसके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर ये लागू होती है, उसके अलावा किसी के ऊपर भी लागू नहीं होती है। यानी इस 87A का फायदा कौन रख सकता है, जो हमारा नागरिक है, रेजिडेंट है, 182 दिन से ज्यादा भारत में रहा हो, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल ओनली, ना एओपी, ना एचयूएफ, ना बीओआई, किसी के ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, रेजिडेंट इंडिविजुअल को 87A का फायदा मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेबल रेजिडेंट इंडिविजुअल। क्या कंडीशन है ये फायदा लेने के लिए, क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी ये इसका बेनिफिट लेने के लिए। तो कंडीशंस ये है कि भैया एक तो उसकी इनकम है, जो उसकी टोटल इनकम है, जो उसकी टोटल इनकम है वो डज नॉट एक्सीड्स ₹5 लाख। 5 लाख से ज्यादा उसकी टोटल इनकम नहीं होनी चाहिए, उसी को ये फायदा मिलेगा। और 5 लाख से ज्यादा किसी की इनकम हो गई तो उसको 87A का फायदा नहीं मिलेगा। कितनी होनी चाहिए, 5 लाख की उसकी होनी चाहिए। क्या क्या टोटल इनकम, यानी एक तो रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, दूसरी बात उसकी 5 लाख से ज्यादा उसकी रेजिडेंशियल टोटल इनकम नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, मिलेगा कितना अमाउंट कितना मिलेगा इसको, यानी क्वांटम ऑफ रिबेट, यानी अमाउंट कितना मिलेगा उसको। तो अमाउंट मिलेगा उसको कितना, अमाउंट ऑफ टैक्स, एक्चुअल अमाउंट ऑफ उसका टैक्स है, जितना भी उसका टैक्स बन रहा है वो, या और ₹12,500 विच एवर इज लोअर, यानी इन दोनों में से जो सबसे कम होगा वो मिल जाएगा। यानी अगर भाई उसका टैक्स ही 10,000 बन रहा है तो 12,500 को फायदा कैसे देंगे, तो जो उसका टैक्स है या फिर हाईएस्ट 12,500। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का टैक्स बन गया यहाँ पे 22,500 बन गया टैक्स, तो 12,500 इसमें से हम छूट दे देंगे, रिबेट दे देंगे 87A की, उसमें से हम लेस कर देंगे और बचा कितना 10,000 रुपये। यही उसको टैक्स को पेड करना है, यही टैक्स पेड करना है उसको, उसके अलावा टैक्स पेड नहीं करना। ये 12,500 की समझ लो, दुकान पे गए और दुकान वाले ने लास्ट में आपका डिस्काउंट कर दिया, ये वो डिस्काउंट ही 87A है जिसको रिबेट कहते हैं। और रिबेट दिया जाता है, किसको दिया जाएगा, कि भाई दुकान में जाते हैं, बोले किसको, ये रेगुलर हमारा ग्राहक है, तो बोले वही ग्राहक जो रेजिडेंशियल इंडिविजुअल है और जिसकी इनकम, जिसकी टोटल आय 5 लाख तक है। अगर 5 लाख से 1,000 भी ऊपर हो गया तो ये रिबेट जो 12,500 का डिस्काउंट है ये आपको नहीं मिलेगा। अब जो मुख्य जो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्या हो गया है,
इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो 12,500 की बात है ना, इसमें ये जो 5 लाख की जो लिमिट है ना, इसमें इसको बजट के अंदर, ये मैं नीचे लिखा रहा हूं, ठीक है। स्पेशली मैंने 5 लाख इसलिए लिखवा रहा हूं, पुरानी रेट इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप फर्क करना समझे और दोनों को समझे। 5 लाख को बढ़ा के इन्होंने बजट 2023 के अंदर इन्होंने उस 5 लाख को बढ़ाकर इन्होंने कितना कर दिया, इन्होंने कर दिया 7 लाख रुपए कर दिया। कितना कर दिया? 7 लाख रुपए कर दिया। यानी कंडीशन वही कि रेजिडेंशियल इंडिविजुअल होगा और जिसकी टोटल इनकम 7 लाख से अधिक नहीं होगी। कितनी होगी? 7 लाख से अधिक नहीं होगी, उसको ये रिबेट मिलेगी। यानी अब 5 लाख नहीं, थोड़ा रेंज बढ़ा दिया, 2 लाख और कह दिया कि 7 लाख तक अगर आपकी टोटल इनकम है ना, तो भी हम आपको 12,500 का क्या दे देंगे? रिबेट दे देंगे। कोई समस्या नहीं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई चिंता करने वाली बात नहीं। ओके, तो याद रखना 7 लाख। तो अब आपको क्या याद रखना? 7 लाख याद रखना, लेकिन 5 लाख से 7 लाख हुआ, ये बात भी आपको याद या ध्यान में रखनी है ताकि आपको याद रहेगा 7 लाख। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई सर? सबसे पहले हम उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं। अरे वो नहीं, यहां क्या करते हैं? सबसे पहले हम टैक्स, सबसे पहले तो देखो क्या निकलता है, टोटल इनकम निकलती है टोटल इनकम। अब टोटल इनकम कैसे निकलती है, इसकी गाथा मैं गा चुका हूं, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगेगा? इनकम टैक्स रेट। क्या लगेगी? इनकम टैक्स रेट। जो भी परसेंटेज में रेट लगी वो रेट लगी इसके ऊपर, ठीक है। अब इसकी इनकम के कोई 87A का रिबेट किसी को मिल रहा है तो वो रिबेट इसको दे दो, ये रिबेट इसको दे दो। अब उसके बाद यानी ये डिस्काउंट दे दो, उसके बाद जो टैक्स बचता है, इसके बाद जो अमाउंट, जो फाइनल टैक्स अमाउंट बनता है, जो फाइनल टैक्स बचता है आपका इनकम टैक्स अमाउंट, जो फाइनल इनकम टैक्स अमाउंट बनता है, इसके ऊपर क्या लगता है? इसके ऊपर लगता है सरचार्ज। तो हमेशा याद रखना, जो सरचार्ज लगेगा वो हमेशा टैक्स के ऊपर लगेगा, ना कि जो टोटल इनकम का अमाउंट है उसके ऊपर लगेगा। किसके ऊपर होगा? टैक्स के ऊपर। यानी अगर उसकी टोटल इनकम 1 लाख की है और उसके ऊपर टैक्स बना 2,000 रुपए, तो इस 2,000 पे सरचार्ज लगेगा। जैसे 10% सरचार्ज हो गया तो 2,000 का 10% यानी 200 और ऐड हो जाएगा। अब आपको 2,200 रुपए देने हैं, ठीक है। और हमेशा कब लगेगा? ये रिबेट यानी इसका डिस्काउंट देने के बाद तो सरचार्ज हमेशा इनकम टैक्स पे लगेगा आफ्टर डिडक्टिंग 87A का रिबेट। ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखना। मैं लिख भी देता हूं कि सरचार्ज ऑन टैक्स, ये बात आ गई। यानी हमेशा किस पे लगेगा? टैक्स। वो भी कौन सा? आफ्टर रिबेट अंडर सेक्शन 87A के रिबेट के मिलने के बाद जो टैक्स रहेगा उसके ऊपर क्या लगेगा? सरचार्ज लगेगा। ओके, ये बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। ओके सर, ये सरचार्ज है क्या है? किस खेत की मूली? इसको भी पढ़ लेते। अरे लो भाई, इस मूली और गाजर को भी अपन पढ़ लेते। सरचार्ज याद कर लेते, सरचार्ज कितना क्या है। मैंने आपको बता दिया हाईएस्ट सरचार्ज बजट 2023 में कितना कर दिया? पहले 37% था, अब इसको 25% कर दिया। पहले 37 पढ़ लेते, फिर अपन 25 को देख लेंगे। चलो, सरचार्ज हमेशा किस पे लगेगा? सरचार्ज हमेशा लगेगा टैक्स पे लगेगा, इनकम टैक्स के ऊपर लगेगा। तो इसकी रेंज क्या है कि सपोज आपकी टोटल इनकम कितनी है, और यहां पे मैं लिख देता हूं रेट ऑफ सरचार्ज, ठीक है। टोटल इनकम अगर आपकी टिल या अप टू 50 लाख से, अगर 50 लाख तक आपकी टोटल इनकम है तो किसी प्रकार का सरचार्ज आपके ऊपर नहीं रखेगा। इस बात को गांठ बांध के रख लो कि अगर 50 लाख तक इंडिविजुअल की इनकम है तो उसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगता। टोटल इनकम, अगर टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर हो जाती है तो ही सरचार्ज लगेगा, अन्यथा सरचार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। कितनी हो जाए? अगर आपकी इनकम 50 लाख से बढ़कर कितनी हो जाए? 1 करोड़ तक हो जाए, 1 करोड़ तक, 50 लाख से 1 करोड़ की आपकी टोटल इनकम है, तो आपके टैक्स के ऊपर 10% क्या लगेगा? 10% ऑन टैक्स आपको क्या लगेगा? सरचार्ज लगेगा। यानी अगर 10,000 की टैक्स है आपका तो 10% यानी 11,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। यानी 10,000 पे टैक्स पे और एक छोटा सा सरचार्ज लगेगा 10% का। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ है, कितनी है? 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15% लगेगा ऑन टैक्स। और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो आपको कितना लगेगा? ये छोड़ दो, अब मैं आपको ये बताऊंगा ही नहीं। चलो, कितना है?
50 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो 10% है, 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15% है, और अगर 2 करोड़ से ऊपर वाला अबाउट 2 करोड़ है तो 25% ऑन टैक्स आपका क्या लगेगा, सरचार्ज। और यही क्या है, हाईएस्ट टैक्स है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो याद रखना 25% किसके ऊपर है, 2 करोड़ के ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम है तो आपके ऊपर 25% का सरचार्ज लगेगा। टैक्स किसके ऊपर लगेगा, टैक्स पे 25% और ऐड करना पड़ेगा अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है। पहले 5 करोड़ तक था, 37% भी था, लेकिन बजट 2023 के अंदर इसको भी क्या कर दिया, इसको भी बजट 2023 के अंदर खत्म कर दिया और अब बोल दिया 2 करोड़ के ऊपर आपकी टोटल इनकम है तो सीधा सीधा 25%, इससे ज्यादा हम आपको ऊपर सरचार्ज नहीं लगेंगे। और यही आपको याद रखना है। ओके, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, अभी तक हमें कोई समस्या नहीं हुई, आपने समझा दिया, हमें समझ में आ गया। यहां पे लॉक क्यों जाता है, यहां पे एक बात जो आपको महत्वपूर्ण बात नोट करके मैं लिखवा रहा हूं वो ध्यान रखनी है। अगर आपकी टोटल इनकम, अगर आपकी इनकम या आपकी टोटल इनकम जो हम देख रहे हैं उसके अंदर इंक्लूड है, उसके अंदर इंक्लूड है डिविडेंड की इनकम, कॉमा, या 111 की इनकम है या 112 की इनकम है, इस तरह की ये 2 इनकम आपकी, 3 तरह की इनकम अगर आपकी है इस टोटल इनकम के अंदर, ठीक है, डिविडेंड इनकम और ये 3 तरह की इनकम अगर आपकी उस टोटल इनकम के अंदर है तो ये 3 तरह की इनकम के ऊपर अलग से अमाउंट के ऊपर सरचार्ज जो है वो हाईएस्ट कितना लगेगा, हाईएस्ट लगेगा 15% लगेगा, यानी 25% भी नहीं लगेगा, सिर्फ 15% इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। सर डिविडेंड की तो हम समझ गए और हम याद भी रख लेंगे कि अगर टोटल इनकम के अंदर डिविडेंड की इनकम इंक्लूड है तो डिविडेंड इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको सरचार्ज कितना लगेगा। अगर भाई टोटल इनकम के अंदर डिविडेंड की इनकम है तो हमारी टोटल इनकम के ऊपर 25% का नहीं लगेगा, हमारे ऊपर सरचार्ज ही कितना लगेगा, हाईएस्ट सरचार्ज हमारा कितना लगेगा, 15%, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये सर जो 11A और 112 ये क्या है, तो याद करो मैंने कैपिटल गेन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि 11A इनकम और 112 की इनकम कौन सी है। 11A के अंदर आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112A के अंदर आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और दोनों ही किसके ऊपर है, इक्विटी शेयर के ऊपर। इक्विटी शेयर हो गया या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हो गया, ये सब अभी जस्ट इसके बाद मैं ये भी समझाऊंगा, 112 ये सेक्शन भी लाऊंगा, इसको भी डिटेल में देखेंगे। तो आप समझो कि अगर 11A यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका इक्विटी शेयर्स के ऊपर, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका इक्विटी शेयर्स के अंदर, या फिर आपके डिविडेंड की इनकम है आपके टोटल इनकम में, तो आपकी जो सरचार्ज होगी वो 25% नहीं जाएगी, डज नॉट एक्सीड 15%, 15% ही सरचार्ज लगेगी, इससे ज्यादा सरचार्ज आपके वसूला नहीं जाएगा आपसे। ये आपको एक एक्स्ट्रा राहत छूट दे रखी है प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर। अरे मजाक कर रहा हूं, मतलब एग्जाम्पल कि आपको 15% का क्या दे रखा है, छूट दे रखा है। ओके, ऐसा रट मत लेना प्रधानमंत्री राहत कोष ऐसे नोट्स में लिख मत देना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ आजकल ऐसे पैकेज बढ़ते हैं ना, वैसे एक एक्स्ट्रा पैकेज मिला हुआ है। कौन सी 3 इनकम, डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, किस पे, इक्विटी शेयर्स के अंदर या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के अंदर। ओके, समझ आ गई बात, ठीक है। तो सर अब टैक्स भी लग गया, उसके ऊपर रिबेट भी मिल गई, उसके ऊपर हमें सरचार्ज भी लग गया हमारा। अब क्या लगेगा, अब आपका लगेगा सेस, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ सेस बोलते हैं। जो फिक्स है वो कितना लगता है, @4%, चाहे कोई हो उसके ऊपर 4% का क्या लगेगा, क्या लगेगा, 4% का एजुकेशन और हेल्थ सेस उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये, एप्लीकेबल ऑल एसएससी, सारे एसएससी के ऊपर लगेगा, कोई बचेगा नहीं, चाहे कंपनी हो चाहे कुछ भी हो आपके ऊपर 4% सेस तो आपको हमारे शैक्षणिक और हेल्थ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देना पड़ेगा, सेस देना ही पड़ेगा। कितना है रेट, तो उन्होंने बता दिया 4%, लेकिन 4% किसका, ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, जो भी टैक्स की लाइबिलिटी होती है उसके ऊपर 4% लगेगा आफ्टर सरचार्ज, याद रखना आफ्टर सरचार्ज, सरचार्ज के बाद 4% आपके टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर लगेगा। ठीक है, यानी सरचार्ज आपने काट लिया, यानी सरचार्ज आपके ऊपर जोड़ लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अपना एग्जांपल था 10,000 का टैक्स है, इस 10,000 के ऊपर सरचार्ज लग गया कितना, कि 10% यानी 1,000 रुपये सरचार्ज लग गया, रिबेट मिल गई उसको, उसके ऊपर कितना आया, कितना आया इसके ऊपर 11,000 रुपये, 11,000 का क्या लगेगा 4%, तो जो भी है 440 रुपये या ऐसा कुछ समथिंग इसका लग जाएगा। ओके, तो याद रखना एजुकेशन एंड हेल्थ
सेस लगता है 4% और लगता किसके ऊपर है, टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर आफ्टर सरचार्ज, आफ्टर सरचार्ज यानी सरचार्ज के जोड़ने के बाद लगता है। ठीक है ना खाली उसके ऊपर मत लगा देना। ओके, अब बात करते हैं फर्म की। फर्म की क्या टैक्स रेट होगी, फर्म कह दो या फिर फर्म का मतलब यहाँ पे जब बात करूं फर्म की तो मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप फर्म की, राइट। फर्म कह दूं या फिर मैं कह दूं एलएलपी, एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी इसकी तरह ही टैक्स रेट होगा, सेम इसकी तरह ही चलेगा। ठीक है, यानी फर्म कह दूं या फिर एलएलपी कह दूं या पार्टनरशिप फर्म कह दूं, एक ही बात है। ओके, तो फर्म के लिए क्या रहेगी, मैंने आपको तब भी बताया था, फ्लैट रेट सिस्टम है। यहाँ पे स्लैब वाला काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे क्या है, फ्लैट रेट सिस्टम। फ्लैट रेट यानी जो भी होगा एक रेट होगी, एक रेट आपको याद रखनी है। तो फर्म के केस में हमेशा याद रखना फ्लैट रेट लगेगी, फ्लैट रेट इक्वल्स टू 30%, कितनी रहेगी, 30%। यानी फर्म की जितनी भी टोटल इनकम होगी, यानी जितना भी प्रॉफिट होगा जो टोटल इनकम में आएगा, उसका 30% आपको सीधा सीधा टैक्स देना है। यानी अगर फर्म ने 10,000 रुपये कमाए हैं तो आपको 3,000 रुपये आपको टैक्स के रूप में देना ही है। क्या सर खाली 3,000 से काम चलेगा, नहीं, इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा, बिल्कुल इनके ऊपर भी सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा। सरचार्ज कितना लगेगा, सरचार्ज लगेगा 12% ऑफ इनकम टैक्स। यानी ये भी एक फिक्स रेट पर ही है कि 12% इनके ऊपर सरचार्ज लगेगा। यानी 3,000 का 12% आपको, यानी करीबन 360 रुपये कितना होता है, ठीक है, 360 रुपये आपको टैक्स और देना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको ध्यान रखना है 12% ऑफ इनकम टैक्स। क्या सर ये 12% ऑफ इनकम टैक्स जो सरचार्ज आप लगा रहे हो वो एकदम जीरो इनकम पे लगाएंगे, नहीं। अगर इफ टोटल इनकम, अगर इसकी टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम एक्सीड्स, अगर वो एक्सीड्स करती है ₹1 करोड़, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो ही सरचार्ज लगेगा फर्म के केस में। अदरवाइज 1 करोड़ से नीचे है तो उसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा। और सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर कितना लगेगा, फिक्स लगेगा, कितना, 12% फिक्स लगेगा। ओके ओके सर, समझ में आ गया। अब बात करते हैं फ्लैट रेट के केस में, बात करते हैं अपन किसकी, कंपनी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कंपनी की बात करते हुए चलते हैं। ठीक है, कंपनी, कंपनी में क्या आएगा, कंपनी दो तरह की कंपनी है जो मैंने आपको बताया था, एक तो डोमेस्टिक कंपनी होगी यानी घरेलू कंपनी होगी, और दूसरी कौन सी होगी, फॉरेन कंपनी होगी। ठीक है, तो आप तो याद रखिएगा कि डोमेस्टिक कंपनी है, अगर क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है तो कितनी टैक्स रहेगी, तो उसके ऊपर सीधा सीधा टैक्स रेट कितना लगेगा, 30% लगेगा। और अगर फॉरेन कंपनी है, कितनी, कौन सी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, तो उसके ऊपर टैक्स रेट कितना लगेगा, 40% टैक्स रेट लगेगा। यानी इसके ऊपर लगाएगा तो अगर डोमेस्टिक कंपनी अपनी घरेलू कंपनी है तो फ्लैट रेट, फिक्स फ्लैट रेट कितनी रहेगी, 30% रहेगी। और अगर डोमेस्टिक नहीं है तो दूसरी सारी कंपनी क्या होगी, फॉरेन होगी, तो कितना लगेगा, 40% लगेगा। कितना लगेगा, 40% लगेगा। एक ड्यूरिंग 2020-21 में 400 करोड़ से कम जिसकी टर्नओवर हो तो उसको 25% है, लेकिन अपने काम का नहीं है क्योंकि 20-21 की बात है, अपन 21, 22, 23, 24 के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको लिखवा दूंगा बाद में, ठीक है, नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। ओके, आपको याद रखना है डोमेस्टिक कंपनी है तो कितना है, 30%, और अगर फॉरेन कंपनी है तो 40% फ्लैट रेट पे टैक्स रेट लगती है। ओके सर, इनके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं है क्या, अरे भैया सरचार्ज इनसे तो ज्यादा लेना है अपन को, यही तो है करोड़पति जो देश को चलाएंगे कंपनी, तो इनके ऊपर तो सरचार्ज हमें ज्यादा लेना होगा। तो कितना लेंगे हम सरचार्ज, तो सीधी सीधी है, दोनों केस है, एक तो डोमेस्टिक कंपनी है तो कितना सरचार्ज रहेगा, एक फॉरेन कंपनी है तो कितना सरचार्ज रहेगा। ठीक है, तो अगर टोटल इनकम इनकी, अगर इनकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है, एक्सीड्स 1 करोड़, बट 10 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम है और डोमेस्टिक कंपनी है, तो टैक्स रेट यानी सरचार्ज रेट कितनी हो जाएगी, टैक्स के ऊपर 7% है डोमेस्टिक केस में, और फॉरेन केस में क्या है, 2% है। फॉरेन केस में कितनी कम है, 2% है। और अगर एक्सीड्स 10 करोड़, अगर 10 करोड़ से ज्यादा उसकी क्या टोटल इनकम है तो कितनी हो जाएगी, डोमेस्टिक है तो कितनी हो जाएगी, 12% हो जाएगी, और अगर फॉरेन है तो 5% हो जाएगी। तो सर यहाँ पे भेदभाव क्यों, यहाँ पे डोमेस्टिक के इतने और फॉरेन के कम क्यों, हमेशा फॉरेन के तो ज्यादा होना चाहिए डोमेस्टिक को, क्योंकि यहाँ पे भैया हमने यहाँ पे पहले भी ले चुके हैं 40%, जब 40% ज्यादा, उनके 10% ऑलरेडी ज्यादा है, तो हम उनको सरचार्ज का अति दोहन, अति भार उसके ऊपर नहीं डालेंगे और थोड़ा कम कर लेंगे। तो याद रखना
7 2 1 करोड़ से 10 करोड़ है और 10 करोड़ से ऊपर है तो 12 5। ये बात आप याद रखना, हमेशा ही अपने जहन में बनाए रखना। ओके। और अगर 1 करोड़ तक इनकम है तो, अगर 1 करोड़ से नीचे है तो कोई सरचार्ज नहीं है फर्म और कंपनी के केसेस में जिसकी टोटल इनकम, टोटल आय, टोटल इनकम उनकी 1 करोड़ से नीचे है तो। ओके, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, पक्की बात। यहां तक आपकी बात मैंने कंप्लीट कर दी सारी टैक्स रेट की। ओके, यहां तक आई होप मैंने सारे अमेंडमेंट्स भी ले लिए हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब हम पढ़ने जाएंगे सेक्शन 115 BAC। 115 BAC कौन सी सेक्शन है? जो आपकी नई सेक्शन है, जो नई टैक्स रेजिम है, जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, जिसके ऊपर सारी बातें चल रही है कि सर ये अमेंडमेंट है, इसके ऊपर ये पढ़ा है हमें, ये टैक्स नई टैक्स रेट है, ये कैसी होगी, उसकी सेक्शन का नाम आपको हमेशा याद रखना है, वो है सेक्शन 115 BAC। आने वाले सालों में जब भी होगा इनकम टैक्स का नाम होगा तो ये सेक्शन ही नाम याद आएगी, 115 BAC। ठीक है, 115 BAC आपकी नई टैक्स रेजिम, ये इसको बोलते हैं न्यू टैक्स रेजिमी। क्या है? डिफॉल्ट टैक्स रेजिमी, न्यू टैक्स रेजिमी क्या है? सेक्शन 115 BAC। तो सबसे पहले बात जो आपको याद रखना है, इस टैक्स की सेक्शन का नाम आपको याद रखना है, 115 BAC। ओके, ठीक है। ये आई कब थी? ये सेक्शन आई तो थी फाइनेंस एक्ट 2020 में, फाइनेंस एक्ट 2020 में ये सेक्शन आ चुकी थी, यानी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया गया था। लेकिन इसके अंदर लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया है, अभी लेटेस्ट अपडेट की गई है, इसको अपडेटेड की गई है। कब? फाइनेंस एक्ट हमारा कौन सा? 2023 के अंदर, यानी बजट 2023 के अंदर इसके अंदर कुछ संशोधन लाए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट लाए गए हैं, कुछ अपडेशन डाला गया है, जिस इसलिए इसको पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक हो गई है। ये न्यू टैक्स रेजिम है, मैंने बात करी दी आपको, न्यू टैक्स रेजिम है और इसलिए इसको क्या बोला गया? सरकार ने इसको स्पेशली लिखा है ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम यानी अगर आपको पुरानी टैक्स रेजिम यानी 2.5 लाख 3 लाख वाली जो अपने पड़ी थी ना, अगर वो चाहिए आपको तो आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। ये तो क्या है? ये तो डिफॉल्टली आपके ऊपर लागू हो ही चुकी है। ठीक है, ये क्या है? आपके ऊपर हो जाए। अगर आपको करनी है ओल्ड टैक्स रेजिम भी आप ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन इस ऑप्शन को करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्ट करना पड़ेगा, यानी इस ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म के अंदर आपको टिक करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भैया नई टैक्स रिजीम मेरे ऊपर लागू मत करो, मैं ओल्ड में रहूंगा। ये बात आपको बोलनी पड़ेगी क्योंकि नई वाली तो क्या होती है? डिफॉल्ट है। हमेशा क्या होता है, कोई नई चीज आती है ना मार्केट में तो क्या बोलते हैं आपको, जैसे कि सरकार ने भी लाया, सो गलत में भी कुछ चीजें लाई तो क्या बोला उन्होंने? बोला कि आपको ये चीज चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा कि भैया मुझे 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो जाके आपको ऑप्ट करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए। अरे भैया किसको नहीं चाहिए होता है फ्री का माल? तो बोले नहीं मुझे चाहिए, आपको बोलना पड़ेगा। नई चीज को भी आएगी उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सरकार ने बोला कि जो नई चीज हम लाए हैं, जो 115 BAC 2020 में आई थी, 2023 में अपडेट किया है, ये आपके बाय डिफॉल्ट आपके लागू हो चुका है। अगर आपको पुरानी चाहिए तो आकर बोलिए कि भैया मुझे पुरानी ही रहने दो, बाप मुझे नए में मत ले जाओ। तो ये आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है। कब करना पड़ेगा? जब रिटर्न की ड्यू डेट हो उससे पहले, यानी 139(1) जो मैंने पढ़ाया था, ड्यू डेट फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट रिटर्न है, उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया मुझे पुरानी में रहने दो, नई में मुझे नहीं आना। और आपने कुछ नहीं बोला तो आप ऑटोमेटिकली नई के अंदर चले जाओगे, ट्रांसफर कर दिए जाओगे। ओके, ठीक है। ये जो नई स्कीम है ये किसके लिए है? तो अवेलेबल टू किसके ऊपर लागू रहेगी? ये इंडिविजुअल के ऊपर लागू होगी, ये HUF के ऊपर लागू होगी, ये AOP के ऊपर लागू होगी। यहां पे AOP में ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूं अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर ये लागू नहीं होगी, उनके लिए एक अलग सेक्शन है जो भी आगे जाके पढ़ाऊंगा, उनके ऊपर लागू नहीं होगी। बाकी इंडिविजुअल, HUF, AOP, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को छोड़कर एंड BOI। तो एक सवाल मुझे याद है पिछली बार के अंदर था कि ये लागू किसके ऊपर होती है ये सेक्शन है, तो आप वहां पे पूछा होता है इंडिविजुअल और HUF या कंपनी या सब पे, तो आपको याद रखना है इंडिविजुअल, HUF, AOP कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर नहीं है क्योंकि उनके लिए अलग सेक्शन दे रखी है। न्यू टैक्स रिजीम उनके लिए अलग है सेक्शन में जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, और BOI के ऊपर ये लागू है। ठीक है, ये बात आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, ओके सर ये ऑप्शन हम कब कब ले सकते हैं? एक सवाल ये बहुत ज्यादा, मतलब लोकली लोग इन प्रैक्टिसिंग बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, तो हो सकता है एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये
एक बार ये ऑप्शन ले लिया हमने, क्या इसके बाद वापस मौका मिलेगा अगले साल जाके वापस हम पुराने में जा सकते हैं? नहीं नहीं, इस बार फायदा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं था, हम पुरानी वाली ले ले। अगली साल जाके बोला नहीं नहीं सर, नई वाली अच्छी है, नई वाली लेंगे, हम तो ऑप्ट करेंगे। क्या ये बार बार है या वन टाइम ऑप्शन है कि एक बार आप कह दो जिंदगी भर आपके यही लागू होगा? तो दो केसेस है। एक, सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल या एसएससी है, पर्सन हैविंग बिजनेस और प्रोफेशन इनकम, अगर किसी पर्सन की बिजनेस या प्रोफेशन इनकम है, यानी बिजनेस या व्यवसायी है, बीपीवी हेड के अंदर है, बिजनेस प्रोफेशन उसकी इनकम है, तो उसको ये चांस कितनी बार मिलेगा? वंस इन अ लाइफ टाइम। वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगा, यानी एक बार ही बोल सकता है। वो ओल्ड में रहना चाहे तो ओल्ड में रह ले, और एक बार अगर बीएससी उसने एप्ट कर ली, ठीक है, एक बार उसको क्या होगा, या तो बीएससी रख ले या बीएससी हटा दे, पुरानी में चला जाए। एक टाइम ही है उसके पास। क्या है ये ऑप्शन? वन टाइम ही है। अगर वन टाइम ऑप्शन है इसके पास, एक टाइम अगर बीएससी एक्सेप्ट कर ली, तो हमेशा 115 बीएससी की टैक्स रिजीम आपको लगेगी, पुराने में वो नहीं जा सकता। और अगर पुरानी कर ली तो फिर नए में नहीं आ सकता। ठीक है, ओके। तो कैन बी विड्रॉन और चेंज, चांस ऑफ चेंजिंग द टैक्स रिजीम ओनली वंस, एक बार उसको मिलेगा। ओके, ठीक है। दूसरा बी क्या बोलता है? एनी अदर पर्सन, अगर कोई दूसरे हुआ, यानी जिसकी बिजनेस इनकम और ये नहीं है, और इस तरीके यानी सैलरी पर्सन हो गए, या आप और हम हो गए, या जिसकी अदर सोर्स की इनकम है, जिससे कैपिटल गेन की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इन लोगों के लिए क्या है, ये क्या कर सकते हैं? ये कहते हैं एनी टाइम ये चेंज कर सकते हैं। यानी इस साल आपने ओल्ड लिया है, अगली साल आप न्यू ले सकते हो, फिर वापस ओल्ड आ सकते हो, फिर वापस न्यू जा सकते हो। आपके लिए कोई प्रकार की लिमिट नहीं है। सिर्फ लिमिट वंस, एक बार किसके लिए है? तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि जो बिजनेस और प्रोफेशन है उनके लिए बीएससी का ऑप्शन क्या है? एक बार खुला है, सिर्फ एक बार खुला है। ओके, यानी एक बार ही, वो कोई भी दोनों में से कोई एक एक्सेप्ट कर लो, पर करोगे सिर्फ एक बार। ओके, ठीक है सर, ये भी बात हम समझ में आ गई। बीएससी है क्या, क्या टैक्स है, वो सब अपन बात बाद में करेंगे। पहले बात अपन ने की है क्या, दूसरी बात अपन ने की इसका ऑप्शन एक बार ले सकते हैं, बिल्कुल एक बार, बिजनेस और प्रोफेशन वाले एक बार, अदर कितनी बार ले सकते हैं। तीसरी बात हमने करी क्या, ये किसके ऊपर लागू होती है। चौथी बात करते हैं कि जो बीएससी को ले लेता है, यानी उसको ऑप्शन कर लेता है, जो कह देता है कि मैं अब बीएससी की टैक्स के हिसाब से पेमेंट करूंगा, या उसकी रेट के हिसाब से पेमेंट करूंगा, पुराने स्लैब रेट के हिसाब से पेमेंट नहीं करूंगा, तो उनको क्या फायदा और क्या नुकसान, कौन से एग्जाम्शन या डिडक्शन उनको मिलेंगे और कौन से नहीं मिलेंगे, उनकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन कहते हैं कि फॉलोइंग डिडक्शंस और या एंड एग्जाम्शंस आर नॉट अलाउड इन सेक्शन 115 BAC। बीएससी में निम्नलिखित डिडक्शन और एग्जाम्शन उसको नहीं मिलेंगे। इस पे भी सवाल आ सकते हैं, कौन से नहीं मिलते। सबसे पहली बात, लीव ट्रेवल अलाउंसेज, मैं इसके नाम लिख लेता हूं, याद रहेंगे आपको, नोट्स में भी दे दूंगा मैं आपको। लीव ट्रेवल अलाउंसेज, जो मैंने सैलरी में पढ़ाया था कि छुट्टियों पे जाता है तो लीव, छुट्टियों के लिए, ट्रेवल के लिए अलाउंसेज पत्ते मिलते हैं, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, उसकी छूट किसी प्रकार की। एचआरए की, हाउस रेंट अलाउंस की किसी प्रकार की छूट यहाँ पे नहीं मिलेगी बीएससी लेते हो तो। रेंट फ्री एकोमोडेशन पढ़ा था अपन ने परक्यूजिस्ट के अंदर, कि भाई इस तरह की कोई सेवा या फैसिलिटी मिलती है जिसमें रेंट फ्री हो, रेंट फ्री यानी किसी प्रकार का नहीं है। फिर हम इसकी परक्यूजिस्ट की वैल्यू निकाल रहे थे, याद करो आप, ठीक है, परक्यूजिस्ट की वैल्यू निकाल रहे थे कि रेंट फ्री हाउस में रहता है तो क्या वैल्यू मानेंगे, ठीक है, होटल में रहेगा तो क्या मानेंगे। तो वो सारी आपको जो डिडक्शन मिल रहा था वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। और चैप्टर 6 है, जो चैप्टर 6 है यानी डिडक्शन का चैप्टर मैंने पढ़ाया था, एटीसी डी, ये सारे, ये किसी भी प्रकार के जी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, एक्सेप्ट आपको चैप्टर 6 में से कुछ सेक्शन के आपको छूट मिलेगी, जैसे सेक्शन 80 जे डबल ए, 80 सी डी 2 और 80 सी डी 2, एच 2। ये अग्निवीर वाला है ना, वो एच अग्निवीर वाला बताया ना, अग्निवीर वाला आपको डिडक्शन मिलेगा चाहे 115 बीएससी में हो। और CCD2 ये किसके लिए था? जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, वो अपने लिए उसके अटल पेंशन योजना में पैसा डालते हैं ना, तो सरकार बोला इसका दे देंगे हम, इसका दे देंगे अटल पेंशन। और जे डबल ए का जो डिडक्शन है ये हम आपको दे देंगे, अन्यथा और कोई भी चैप्टर 6 के डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और क्या नुकसान होगा भैया आपका? जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है,
जो घर के लिए लोन ले रहे थे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर ले रहे थे, अंडर सेक्शन 24 पढ़ा था, हाउसिंग प्रॉपर्टी याद करो, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट के ऊपर जो मिल रहा था आपको, है ना, वो भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर किसी प्रकार का ब्याज पे जो छूट वहां सेक्शन 24 में मिल रही थी वो नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन आप लेते थे फायदा अंडर सेक्शन 32(1)(1)(2)(a), इसके अंदर याद करो बिजनेस प्रोफेशन पढ़ाया था मैंने, एडिशनल 20% आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का फायदा मिलेगा। अगर नई प्लांट एंड मशीनरी है, आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का काम कर रहे हो, आपने नई प्लांट एंड मशीनरी लाई तो उसको एडिशनल, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा लेकिन एडिशनल 20% और मिलेगा उसको, तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर। और क्या नहीं मिलेगा आपको, और आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगे, जैसे कि कौन से डिडक्शन, आपको 32AD के नहीं मिलेंगे। आपको 32AD स्पेसिफाइड, आपको मैंने 11 बिजनेस बताए थे, उस 11 बिजनेस के अंदर स्पेसिफाइड जैसे कोल्ड चेन मैंने फैसिलिटीज के थे, हनी बीक्स थे, हॉस्पिटल थी 100 बेडों वाला, याद करो, होटल्स था 3 स्टार अबव वाले, ये कुछ स्पेशल बिजनेस थे जिसको हम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट बिजनेस कहते थे। उन स्पेसिफाइड असेट्स के ऊपर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% क्या मिलता था, छूट मिलती थी, वो आपको 115 BAC लेने के बाद नहीं मिलेगी। 35 सेक्शन 35 याद करो, आप साइंटिफिक रिसर्च का था, वहां पे भी आपको मिलती थी, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। और कौन सी नहीं मिलेगी आपको, 35AB है साइट रजिस्ट्रेशन का, वो भी नहीं मिलेगा आपको। 10AA का डिडक्शन, मैंने डिडक्शन पढ़ाया था, 10AA का एग्जामिशन था, वो भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलने वाली भी लिस्ट आपको याद करनी है, ठीक है। किसी प्रकार का प्रोफेशनल टैक्स हो या एंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल टैक्स या एंटरटेनमेंट टैक्स का किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी आपको ये लेने के बाद। फैमिली पेंशन का जो डिडक्शन है, याद करो, फैमिली पेंशन का डिडक्शन मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको, अदर सोर्सेज के अंदर, अदर सोर्सेज के अंदर बनाया था, वहां पे बोला था अप टू 1500 रुपये, ठीक है, अप टू 1500 रुपये, और ये सब वहां पे पढ़ाया था मैंने फैमिली। लेकिन इसमें चेंज है, इसमें चेंज है, देखो पहले यह था कि ये फैमिली पेंशन वाला भी इसको नहीं मिलता था। और एक और बात आप पढ़ लो, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी के अंदर दी जाती थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता था, कितना दिया जाता था अंडर सेक्शन 16 के अंदर, कितना दिया जाता था, ₹50,000, 50,000 रुपये दिए जाते हैं। अरे भाई सैलरी के अंदर जब स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एम्प्लॉइज को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता था, पहले ये क्या था, ये दोनों भी नहीं मिलते थे, लेकिन इस बार वाले में 2023 के बजट में इन दोनों को भी क्या कर दिया गया है, अलाउड कर दिया गया है, ठीक है, अलाउड डिडक्शन, यानी अब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, चाहे आप 115 BAC लो, और फैमिली पेंशन का डिडक्शन 1500 रुपये वाला वो भी आपको मिलेगा। ये दोनों अलाउ कर दिया, दोनों मैंने लिखा कर हटवा रहा हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर सवाल बन सकता है कि ये अभी जस्ट 2023 के अंदर अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। तो याद रखना फैमिली पेंशन का, क्योंकि ऐसे पूछ सकते हैं कि इनमें से 115 का लेने के बाद, 115 BAC का लेने के बाद फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन से डिडक्शन या एग्जाम्पशन नहीं मिलते, तो उसमें नाम होगा, तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का नाम भी हो सकता है और फैमिली पेंशन भी हो सकता है। तो अगर पुराना पढ़ के गए होंगे तो वहां पे हो जाएगा अलाउ, आप करोगे कि भाई नहीं मिलता इसका भी, लेकिन इसका भी मिलता है, अभी 2023 के बजट में इसको सही कर दिया गया है, ठीक है। ओके, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रकार की दिक्कत हमें नहीं है, ओके ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, टैक्स रेट की, यानी टैक्स रेट्स क्या है, जिसको हम न्यू टैक्स रिजिम्स कहते हैं, उसकी बात करते हैं हम कि नई टैक्स रेट जो 115 BAC, बार बार ये क्यों लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको ये नाम रटी जाए, सेक्शन रटी जाए, 115 BAC नई टैक्स रेट क्या है, जिसके लिए इतनी सारे हुआ हो रखा है, वो क्या है, पहले क्या थी, अभी क्या है, इसके चीज में नहीं पढ़ेंगे अपन, अभी क्या है इसी को याद रखेंगे। तो अभी क्या है, नोट्स में हालांकि मैं पहले और अभी की दोनों को दे दूंगा, लेकिन अभी क्या है उसको अपन देखते हैं। अभी है कि अप टू या इनकम, ठीक है, ये आपकी इनकम, और इनकम मतलब टोटल इनकम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आई थिंक, ठीक है, टोटल इनकम की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिखते तो रेट्स, ठीक है, रेट्स ऑफ टैक्स अप टू ₹3 लाख, अगर 3 लाख तक है तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो वो जो चिल्ला चिल्ला कहते हैं 3 लाख की लिमिट होगी, 3 लाख की, तो वो BAC के अंदर हुई है, ओल्ड वाले में 2.5 लाख की है, ठीक है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। 3 लाख से 6 लाख तक अगर आपकी इनकम हो तो आपको 5% देना है। 6 लाख से 9 लाख तक आपकी इनकम हो, 3-3 लाख का फेयर है, देख लो, यहाँ पे भी 3 लाख का, यहाँ पे 3 लाख का, 3 लाख से 9 लाख है तो आपको 10% देना है। 9 लाख से 12 लाख है तो आपको 15% देना है। 12 लाख से 15 लाख है
तो आपको 20% देना है, और अबव 15 लाख आपकी इनकम है तो आपको 30% देना है। तो कुछ याद नहीं रखना, 3 लाख याद रखो, उसके बाद 3 से आगे जोड़ते जाओ, ठीक है। 5% है, 3 का पहाड़ा आता ही है, तो 5 के बाद 5 का पहाड़ा भी आता है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 15, 20 और फिर 25 नहीं करके 30 करना, क्यों हाईएस्ट हमारी क्या 30, और यहाँ पे 15 लाख पे रुक जाना। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, नई टैक्स रिबेट ये आपकी याद रखना। आप कितने 3 लाख से शुरू है और कहां तक है 15 लाख तक है। ओके, याद रह जाएगी। बिल्कुल सर, ये तो बहुत इजी है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपके पढ़ाने के पहले ही पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो 115 है बीएसी है, ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, ये किसी प्रकार का ये नहीं बोलती कि भाई आपका क्या रेजिडेंशियल स्टेटस है, यानी आप रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही रेट है, कोई एज वेज का इसमें कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सुपर सीनियर, सीनियर, सुपर सीनियर, ये सारी बेजमारी हटा दी। ओके, ठीक है सर, समझ में आ गया। एमएमआर नए बजट के हिसाब से एमएमआर याद रहेगा आपको 39%, वापस याद करा रहा हूं कितना रहेगा 39%। क्यों हुआ? क्योंकि 37% से सरचार्ज को 25% ला दिया गया, इसलिए। ओके ओके सर, बिल्कुल। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की टैक्स रेट मैंने बताना रह गई थी आपकी, तो उसकी बात कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की टैक्स रेट भी एओपी के अंदर आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के रूप में इसको माना जाता है, तो इसकी रेट भी स्लैब रेट से होती है, यानी स्लैब रेट क्या हो जाएगी, वही टोटल इनकम आपकी, और यहाँ पे रेट्स, अगर टोटल इनकम अप टू ₹10,000 है तो किसी प्रकार का टैक्स देने के 10,000 रुपये है तो आपका कितना रहेगा 10%, 10,000 रुपये तक आपकी इनकम है तो 10% टैक्स है, 10,000 से 20,000 है तो आपका 20% टैक्स है, और अबाउट 30,000 की आपकी टोटल इनकम है तो आपका कितना हो जाएगा 30% टैक्स है। सर इतना कम क्यों? कि यार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में प्रॉफिट इनकम होते नहीं है ना, जितना होगा उतना खर्चा कर देना है, इनकम इतना होंगे नहीं, अगर होंगे तो टैक्स देने आपको। तो 30,000 से ज़्यादा, कितनी लिमिट है 30,000 से ज़्यादा अगर आपका हुआ तो 30% देना है, 10,000 तक है तो आपका 10%, 10 से 20 है तो 20%, और 30,000 से ऊपर है तो 30% आपको देना पड़ेगा। क्या सर इनको सरचार्ज देने की आवश्यकता नहीं है? अरे भाई सरचार्ज तो हम किसी को नहीं छोड़ते, तो आपको याद रखना अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, वही कंपनी वाला सिस्टम, 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो यहाँ पे 7% देना है, और अबाउ 10 करोड़ अगर है आपकी इनकम तो आपको 12% देना है ऑफ टैक्स, ध्यान रखना। सेम डोमेस्टिक कंपनी वाला सीन यहाँ पे है, ठीक है, ये डोमेस्टिक कंपनी की तरह चल रहा है, बस यहाँ पे 30,000 की एक एडिशनल छूट दे दी गई है, एक तरीके से ये समझ लो आप, 30,000 तक स्लैब रेट चलेगा, उसके बाद सीधा 30% लगेगा। डोमेस्टिक कंपनी के भी सरचार्ज ये था 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7%, और 10 से ऊपर कितना है 12%। ओके, ठीक है, यहां तो कोई समस्या नहीं सर। अब कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स है, उनको हम समझते हैं, उनको हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है, जिसमें मैं 111A की मैं जो बात कर रहा था वो यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं सेक्शन लेके चलता हूँ, मैं सेक्शन 112 क्या बोलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, ये बोलता है जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे आपके 112A के छोड़कर, जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे उनके ऊपर टैक्स रेट क्या रहेगी, तो बोला रेट रहेगी, फिक्स रेट रहेगी एट द रेट 20%, कितनी रहेगी 20% रहेगी, विथ इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का बताया था मैंने आपको, कैपिटल गेन पढ़ाया था तब। इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता है, जो हमारी इन्फ्लेशन रेट से हम इंडेक्सेशन निकालते हैं ना भाई, क्या इन्फ्लेशन रेट है आज से इतने साल तक, आज उस 1 लाख रुपए की वैल्यू आज क्या रहेगी, उस तरीके से निकालते हैं। तो अगर इंडेक्सेशन के साथ आ रहे हो तो फिक्स है, यानी आप इतना याद रखो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो नॉर्मल स्लैब रेट से उसका नहीं होगा, उसको हटाकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की टोटल इनकम 10 लाख है और इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसकी कितनी है 3 लाख है, तो हम 7 लाख को तो नॉर्मल तरीके से करेंगे स्लैब रेट से, और 30 लाख पे सीधा 20% लगा के 60,000 हम अलग से टैक्स रख देंगे कि इसके ऊपर तो 20% लगता ही लगता है, ठीक है। इसमें सेक्शन 112 के अंदर 112 के अंदर 20% तो क्या है विथ इंडेक्सेशन का फायदा ले रहे हो तो आपको 20% टैक्स देना है। अगर आप इंडेक्सेशन का फायदा नहीं ले रहे हो तो आपकी ये टैक्स रेट कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, ठीक है। नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, याद रखना
चैप्टर 6 है यानी डिडक्शन चैप्टर का किसी प्रकार का फायदा है, किसी प्रकार का लेस उसके अंदर से नहीं होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर से, ठीक है, किसी प्रकार का कोई चीज लेस नहीं होगी। और ये सेक्शन नॉट एप्लीकेबल टू नॉन रेजिडेंट पे नहीं लगती, ये सिर्फ रेजिडेंट पे के लिए ही सेक्शन बनी हुई है, ठीक है। तो 112 के अंदर 20% आप याद रखना। अब ले आते हैं अपन सेक्शन वो दोनों ही जिसपे आपको सवाल खड़े होते हैं। एक सेक्शन के ये 112A ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात हो रही है तो इसी की इसने बोला 112A को छोड़ के जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स रेट कितनी होगी 20%। तो 112 के ऊपर ए के ऊपर कितनी होगी, है क्या पहले ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स ऑफ इक्विटी शेयर, किसी प्रकार का इक्विटी शेयर जिस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, या अ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जितने भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड है यानी इक्विटी जैसे ओरिएंटेड फंड है उनकी यूनिट्स होती है, उस यूनिट को लिया है उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, या कोई बिजनेस ट्रस्ट है उसकी यूनिट है, इसको बेचने से आपको इन तीनों केसेस के अंदर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। एक और शर्त है, इसके ऊपर आपका एसटीटी पेड होना चाहिए। एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो हमारे जब सिक्योरिटी को हम शेयर मार्केट में बेचते हैं तो एसटीटी पेड होकर ही आता है आजकल, तो एसटीटी पेड होना चाहिए। एक शर्त यह है, अगर ये सब है और इससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपकी रेट कितनी हो जाएगी, आपकी रेट हो जाएगी 10% हो जाएगी, 10% आपकी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी if LTCG is above ₹1 लाख। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ रही है जिसको याद रखना सवाल बन सकता है, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से अधिक हुआ है और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किन की वजह से हुआ है, इक्विटी शेयर बेचा है आपने, या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड बेचा है, या आपने बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट बेची है और सब पे एसटीटी पेड है और वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से अधिक हुआ है तो हम उसके ऊपर 10% आपका ले लेंगे टैक्स। ये है कंसेशनल रेट। अगर ये 10% नहीं लेते तो कितना देना पड़ता, 20% देना पड़ता, नहीं तो अब कितना देना पड़ेगा, 10% आपको देना पड़ेगा। तो सर अगर 1 लाख से नीचे हो गया किसी का तो कितना होगा, 1 लाख से अगर नीचे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से नीचे अगर किसी का लॉन्ग टर्म, ये क्या हो रहा है भाई, 1 लाख से नीचे अगर किसी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसको किसी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इस बात को महत्वपूर्ण कर लो कि 112 में एक लिमिट दे रखी है कि 112 का ए का सेक्शन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका इक्विटी शेयर बेचने से हुआ है और आपको उसके ऊपर एसटीटी पेड और वो 1 लाख से नीचे का है तो आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। और 1 लाख से ऊपर है तो आपको कितना देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा 10% मात्र आपको LTCG देना पड़ेगा। ओके सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ आ गया। और इस पे सरचार्ज कितना रहेगा अगर 112A का आपकी टोटल इनकम इंक्लूड है तो याद रखना मैंने बताया था 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं हो सकता, 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं हो सकता। ओके ठीक है। अब सेक्शन 11A याद करो, 11A भी बताई थी मैंने आपको, 112A के साथ 11A भी थी। तो 11A जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए है। याद रखना 111 पहले आता है, 112 बाद में आता है, दोनों ए है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसी की बैंक कौन है, 112 है जिसमें 20% टैक्स है, सीधा डबल है इसका। 11A क्या बोलता है, 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वही इक्विटी शेयर ऑन इक्विटी शेयर, वही इक्विटी शेयर्स के ऊपर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, कौन से, जो 112A में हमने पढ़े थे ना, इक्विटी शेयर या यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, यहां पे याद रखना इक्विटी शेयर, दूसरे म्यूचुअल फंड, तीसरा वही यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। यहां पे याद रखना, यहां पे क्या बोला हुआ है, इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड नहीं है, ठीक है। ये सारे क्या हो, लिस्टेड हो, क्या हो, ये लिस्टेड हो। लिस्टेड का मतलब क्या होता है, किसी सिक्योरिटी एक्सचेंज में क्या हो, रजिस्टर्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, लिस्टेड हो, ठीक है। और इन सब के ऊपर एसटीटी क्या हो, पेड हो, एसटीटी क्या हो, पेड हो। तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना लेंगे, तो आपके लिए कंसेशनल रेट है एट द रेट ऑफ 15%, कितना है, 15% हम आपसे टैक्स लेंगे, कितना लेंगे, 15% लेंगे आपको टैक्स, ठीक है। किसी प्रकार का चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलेगा क्या यहाँ पे, नो डिडक्शन, किसी प्रकार का चैप्टर 6A का डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सेक्शन भी नॉन रेजिडेंट के लिए लागू नहीं है और ये सेक्शन भी नॉन रेजिडेंट के लिए लागू नहीं है, ठीक है। यानी ये भी लागू नहीं है, अभी तक जो भी पढ़ाई सेक्शन नॉन रेजिडेंट के लिए लागू नहीं है, सिर्फ रेजिडेंट के लिए लागू है। तो ठीक है, अभी तक मैंने क्या पढ़ाई आपको,
आप तो ऐसे याद रखो 11A 112A, ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दोनों ही इक्विटी शेयर के ऊपर है, बिल्कुल। दोनों में एसटीटी पेड चाहिए, बिल्कुल चाहिए एसटीटी पेड। इसके ऊपर क्या रेट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 15% रहेगी, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो कितनी रहेगी, 10%। लेकिन एक चीज और याद रखना, यहाँ पे 1 लाख की एक लिमिट भी है। उसके बाद तीसरी सेक्शन जो मैंने पढ़ाई वो क्या है, इसकी बहन है 112, जो बोलती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उस पर मैं सीधा सीधा डबल लूंगी, 20% लूंगी अगर इंडेक्सेशन का है, और विदाउट इंडेक्सेशन है तो 10% रेट रहेगी। ओके ओके ओके, ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर, कोई तरह की कोई समस्या नहीं है सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ अदर देन इक्विटी शेयर, जो 11A के अलावा अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो नॉर्मल स्लैब रेट के अंदर जाएगा, किसी प्रकार की आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है सर। अब सेक्शन आती है सेक्शन 115BB, जो नई सेक्शन है उनको मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। छोटी सी क्लास रही है, 10 मिनट की क्लास और कर लेते हैं। 115BB जो नई सेक्शन आई है वो सारी मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ। ये किसके ऊपर आई है, ये आई है कैजुअल इनकम के ऊपर। किसके ऊपर आई है, कैजुअल इनकम हुई है अगर आपकी लॉटरी से, क्रॉस वर्ड पजल से, रेसेस से, हॉर्स रेसेस से, और इससे रेसेस से अगर कोई पैसा आया, या कार्ड गेम से। कैजुअल इनकम हमेशा किससे आती है आपको पता है, कैजुअल इनकम आपकी आती है कैजुअल गेम से। कैजुअल गेम से यानी जितने भी गैम्बलिंग गेम होते हैं, चाहे रेसेस हो, हॉर्स रेसेस हो, चाहे आपकी कार्ड गेम्स हो, पजल्स हो, इस तरीके से, या लॉटरी खुल गई हो, अगर इस तरह की आपकी कैजुअल इनकम हुई, एकदम से लॉटरी लग गई आपकी, तो उसके ऊपर सीधी सीधी रेट कितनी रहेगी, रेट रहेगी आपकी 30%, 30% रहेगा, विदाउट, इंपॉर्टेंट बात, विदाउट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, यानी 2.5 लाख 3 लाख यहाँ पे नहीं देखेंगे, और यहाँ पे सीधे सीधे अगर 10,000 का भी हुआ है फायदा तो उसका 30% आपको देना पड़ेगा, आपको 7,000 रुपये आपको मिलेंगे। यानी अगर ड्रीम 11 पे आपने पैसा जीता है, चाहे 5,000 जीते हैं, उसका 30% काट के आपके पास पैसा आएगा, याद रखना, क्योंकि कैजुअल इनकम है, लॉटरी है, एक गैम्बलिंग है। याद रखना इस सेक्शन का नाम जो इंपॉर्टेंट है 115BB, 115BB याद रखना, ठीक है। अब इसकी ही बहन 115BE को याद रखना, ई को याद रखना। कैसे, डबल बी का मतलब हुआ एकदम से आना, ठीक है, यानी मेरे नाम से बीबी अगर 2 बार आ जाए तो एकदम से आ गया, एक तो हैंडल हो नहीं रहा है, दूसरा आ गया, ठीक है, तो कैजुअल इनकम हो गई आपकी, ठीक है। अब अगर डबल बी, इसी कैजुअल इनकम में ई और जोड़ दो आप, तो क्या होगा, अनएक्सप्लेन्ड मनी या इन्वेस्टमेंट। देखो, इनकम टैक्स वाले आपके पास आ गए और आपको पैसा एकदम से पकड़ लिया आपके, तो हुआ तो ये कैजुअल ही है कि भाई ये पैसे कहां से आए। तो डबल बी तो याद ही रखना आप कि ये भी एकदम से होता है, जैसे कैजुअल इनकम भी एकदम से आती है, जैसे ये अनएक्सप्लेन्ड मनी और इन्वेस्टमेंट का पता भी एकदम से ही होता है। ई का याद रखना, ई का मतलब हो गया अनएक्सप्लेन्ड, ठीक है, ई से अनएक्सप्लेन्ड याद रख जाएगा आपको। अगर इस प्रकार का हो जहां पे आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो किसी पैसों का या किसी इन्वेस्टमेंट का, यानी ईडी आपके घर पे आ गई और आप बता नहीं पा रहे हो, इनकम टैक्स रेट पड़ गया आप बता नहीं पा रहे हो, तो उस इनकम पे क्या होगा, उस इनकम पे रेट लग जाएगी 60% रेट लग जाएगी, विदाउट बेसिक लिमिट, ठीक है, विदाउट बेसिक। अब वहां पे ऐसा नहीं कह सकते कि यार 2.5 लाख तो छोड़ो, वो तो छूट दे ही रहे हो आप, तो बोले कुछ नहीं छूटेगा, सीधा सीधा 60% आपका क्या लग जाएगा, सीधा डबल, यानी 30 का डबल 60% आपके ऊपर लग जाएगा, प्लस इसके अंदर सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज कितना लगेगा सब, हाईएस्ट वाला कौन सा है कि वो लगाओ उसके ऊपर 25%, प्लस टैक्स लगेगा जो कि कितना है 4%, ठीक है। तो इसकी रेट भी याद रख लेना, कोई डिडक्शन कोई एग्जेम्पशन कुछ नहीं मिलेगा आपको, और इसकी रेट याद रखना, जो इसकी जो इफेक्टिव रेट हैगी उसको भी याद रख लो आप, बाई चांस सवाल में पूछ ले कि 115BE की इफेक्टिव रेट क्या होती है, तो वो हो जाएगी 60 है, उसमें 25% और ऐड कर लो और उसका 4% और ऐड कर लो, तो ये हो जाएगी 78%, ठीक है। तो इसको भी याद रख लो, बाई चांस सवाल आ जाए। ओके ओके सर, बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 115, वही डबल बी जो अचानक से आती है वो डबल बी में आती है, और जे याद रखना, ये आ गया एक नई जुड़ी है कि अगर विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, अगर किसी ऑनलाइन गेम से आपकी विनिंग हो जाए, यानी ऑनलाइन जो खेलते हैं ना आजकल, वो एरोप्लेन उड़ रही है, 1.5 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, होते नहीं है ना, इस ऑनलाइन गेम से, और आजकल कई ऐसे नहीं है वो शेयर में डालो डबल हो जाएंगे, छुट्टा लगा लो, ऑनलाइन गेमिंग से किसी प्रकार से वो क्या बोलते हैं उसको, लूडो है ना, 3 पत्ती, इनसे अगर ऑनलाइन गेम से आपकी विनिंग होती है, तो ये लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, ये अभी ऐड हुई है। तो 115 जे से क्या याद रखोगे भाई,
जैकपॉट लग गया, अगर डबल बी जैकपॉट ऑनलाइन लगता है, जैकपॉट किसमें लगता है, हाँ ये तीन पत्ती में जैकपॉट लगता है ना, तो अगर जैकपॉट लग गया आपका, डबल बी यानी अचानक है, और 115 और जैकपॉट लगता है, तो ये होता है ऑनलाइन गेम से अगर आपकी कोई विनिंग आती है तो उसके ऊपर भी इन्होंने बोल दिया रेट लगेगी आपकी 30%। कितना? 30% लगेगा। 30% क्या लग जाएगा? सीधा सीधा आपका टैक्स, और वही एग्जेम्पशन लिमिट से विदाउट है ना, कोई एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। ओके, ये बात भी आप याद रखना। इंपॉर्टेंट सेक्शन सारी करवा रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट सेक्शन 115 बी डबल ए, याद रखना ये क्या बोलती है, न्यू टैक्स ऑप्शन फॉर डोमेस्टिक कंपनीज। जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनके लिए एक नई टैक्स ऑप्शन खुला उनके लिए, जैसे बीएसी खुला था इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, तो इनके लिए भी एक नया टैक्स रिजिम लाया 115 बी ए। वहां पे सी था, यहां पे क्या है ए। कैसे याद रखोगे? बीएसी नया था, 115 बीएसी तो नया था, ये उसमें दिख रहा है 115 BAC तो अपन पढ़ ही रहते, सी की जगह क्या होगा 115 BA। ए जो पहला है वो किसके लिए? डोमेस्टिक कंपनी के लिए। क्या है कि जो डोमेस्टिक कंपनी है वो क्या कर सकती है, एक कंसेशनल रेट पे टैक्स दे सकती है, जो कि कितना होगा, जो कि रेट कितनी होगी 22%। कितनी होगी? इंपॉर्टेंट बात है, 30% आपको नहीं देना है, आपको 22% भी आप टैक्स दोगे तो हम मान लेंगे, प्लस सरचार्ज देना पड़ेगा आपको। सरचार्ज देना पड़ेगा कितना? 10%, प्लस जो सेस है तो है ही है, वो कितना है 4%। इस पे भी हम मान लेंगे, हम 30% आपसे नहीं मांगेंगे, इस चीज से भी हम मान लेंगे, लेकिन क्या इफेक्टिव रेट कितनी होगी? इफेक्टिव रेट आपकी यहां पे आ जाएगी 25.17%। ठीक है, यानी 30% नहीं देना, आपको 25.17% दे देना, हम आपकी बात मान लेंगे, 5% का हम आपको और एडिशनल डिस्काउंट दे देंगे। क्यों देंगे? अगर आप इस नए वाले में आ जाते हो तो, नए वाली टैक्स रिजिम आते हो तो आपको 30% नहीं देना, आपको 25.17% देना है, यानी 22 + 10 + 4। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? बोले नई टैक्स रिजिम हम दे देंगे, फिर आपको किसी प्रकार का कुछ तो लेगी सरकार वापस। नो डिडक्शन, किसी प्रकार का कोई डिडक्शन या एग्जेम्पशंस, जो इतने सारे डिडक्शंस एग्जेम्पशन छूट है वो आपको नहीं मिलेंगे इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, कुछ है समसार अलाउड, कुछ छोटे मोटे जो है वो अलाउड होंगे, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना कि डोमेस्टिक कंपनी के लिए नई टैक्स रिजिम कौन सी आई है? 115 BAA। ए तो इसके लिए, सी अपने लिए इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। ठीक है, ओके। तो सर बी किसके लिए? वो भी बढ़ा लेते हैं। लो, सेक्शन 115 BAB, ये किसके लिए है? BAB कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स टू न्यू डोमेस्टिक कंपनी। न्यू डोमेस्टिक कंपनी, जो नई डोमेस्टिक कंपनियां पैदा हुई है अभी, नए क्या बोलते हैं वो उद्योगपति, मेक इन इंडिया ने इसको प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए जो न्यू डोमेस्टिक कंपनीज जो बनी है उनके लिए सेक्शन 115 BAB। ए तो के लिए पुराने के लिए कि भाई आपको कंसेशनल रेट हम दे देते, बी बोला जो नई पैदा हुई है उनके लिए एक कंसेशनल रेट आ जाएगी, वो कितनी होगी? वो हो जाएगी बजट के अंदर, बजट 2023 के अंदर लॉन्च किया था इसको, और बोल दिया हम रेट कितनी रख देंगे इनकी 15% मात्र। कितनी? 15% हम रेट दे देंगे। न्यू डोमेस्टिक कंपनी है, शर्त रखी वो डोमेस्टिक कंपनी किस में होनी चाहिए? एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स इन इंडिया। वही मैंने बोला था भाई, इससे रोजगार मिलेगा, वर्कर काम धंधा मिलेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, कोई गुड्स वुड्स बना रहा है, प्रोड्यूसिंग का काम कर रहा है इंडिया के अंदर, उन सारी नई जो बनी है कंपनी, उन कंपनी को हम कितना देंगे? 15% कंसेशनल रेट पे दे देंगे। ये कंपनियां इनकॉर्पोरेटेड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2024। ये स्कीम 2024 31 मार्च 2024 से पहले जो कंपनियां बनी हैं इन दिनों में, इस फटाफट, यानी ये एक तो लागू हुआ कब से? ये लागू हुआ, ये 2023 से लागू हो गया, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, जो इन एक साल के बीच में जो नई कंपनियां बनी हैं, जो बनेगी, उनको हम 15% आपको टैक्स देना है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और इसके लिए आप अपनी कंपनियां डाल रहे हो। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड यानी आपको रजिस्टर्ड कब तक करना है? 31 मार्च 2024 से पहले।
बहुत सारे डिडक्शन एग्जाम्शन इनको भी नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके लिए फायदा हो गया, इनको टैक्स रेट कितनी देनी पड़ेगी, मात्र 15% देना पड़ेगा। BAB, BAA, BAB और BAC तो मैं पढ़ाई चुका हूँ। ओके, BAC। अब तो सर इसके बाद भी कुछ है क्या, बिल्कुल है, 115 BAD भी पढ़ लेते हैं, सीरीज में याद रखोगे याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनके लिए भी 2023 के बजट में एक अल्टरनेटिव टैक्स ऑप्शन लाया कि आप 10,000, 20,000, 30,000 के हिसाब से सेलिब्रेट देना चाहो तो अलग बात है, आपकी इच्छा, ठीक है। लेकिन आप एक तरीके से और हम आपको दे सकते हैं, हम आपको फ्लैट रेट पे एक ऑप्शन दे सकते हैं, फ्लैट नहीं दे रहे, फ्लैट रेट पे एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप भी क्या करो, 22% टैक्स दे दो प्लस इसका सरचार्ज दे दो जो कि आपका 10% है, प्लस इसमें सेस दे दो जो कि आपका 4% है, ये दे दो तो इफेक्टिव रेट वही आ जाएगी, कितनी, 25.168 या 25.17, जो भी आप मानो, फ्रैक्शन में याद रखने की जरूरत नहीं। तो ये रेट आपके ऊपर भी लागू हो जाएगी 22% वाली। आप चाहो तो ये टैक्स ऑप्शन भी आप कर सकते हो। ये किसको दिया है, ओनली रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, जो रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको ये ऑप्शन दिया है कि आप इसका फायदा उठा सकते हो। सेक्शन 115 BAD के अंदर आपको ये, उसके अंदर जाओगे तो 30%, भाई 30,000 से ज्यादा आपका प्रॉफिट है, आपको लग रहा है कि भाई नहीं जाना हमें उसमें, हमारा टैक्स बढ़ रहा है, तो आप 22% के साथ दे सकते हो, 22 + 10 + 4, तो इफेक्टिव कोई 25.168, याद रख लेना, रट लेना इसको, 25.168, क्योंकि ये दो जगह है, एक जगह तो BAD यहाँ पे है और एक सेम हमने किसको दिया, डोमेस्टिक कंपनी को दिया है, वो है 115 BAA के अंदर, उनको भी हमने 22% वाला सेम रेट दिया है, 25.168। ओके ओके सर ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, सी पढ़ लिया, डी पढ़ लिया, आगे भी है क्या, बिल्कुल है, ई याद रख लो, सेक्शन 115 BAE, ई क्या बोलता है किसके लिए, वही कंसेशनल रेट, यहां पे तो सिर्फ टैक्स रेट्स की बात चलेगी, कंसेशनल रेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कंसेशनल रेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग यानी कोई बना रहा है, विनिर्माण कर रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनके लिए भी एक कंसेशनल रेट दे दिया आपको, 22% तो थी, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो हम आपको रेट क्या देती है, कंसेशनल रेट देते हैं 15%, कितना, 15% प्लस सरचार्ज 10% प्लस सेस कितना, 4%, और इफेक्टिव रेट जो भी इसमें आ जाएगी देख लेना, 15 + 10 प्लस कर देना, कितना होगा, 15 का 10% करोगे, डेढ़ बढ़ेगा 16.5, 16.5 का 4% जोड़ के जो भी आएगी इफेक्टिव रेट, ठीक है, वो आप खुद निकाल लेना। तो ये किसको दी, BAE के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, 15 + 10 + 4, ठीक है। काम क्या करना है आपको, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, जैसे नई डोमेस्टिक के लिए अपने सेम वो डोमेस्टिक के लिए निकाली, यहाँ पे कोऑपरेटिव के लिए दो निकालती, एक तो डोमेस्टिक के लिए नॉर्मल, एक दूसरी, ठीक है, नई मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है भैया। दूसरी बात, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2000, वही वाली बात मैंने बताया, 2023 से लेकर ये 31 मार्च 2024 के बीच में क्या होना चाहिए, इसका रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब सर ऐसी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम तो करती है लेकिन साथ में दूसरा भी काम करती है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सहकारिता जो होती है ना, ये क्या करती है, मेन बिजनेस होता है, उसके अलावा जो पैसा इनके पास बचता है ये वापस फाइनेंस पे भी देती है। तो क्या सर आपने तो बोला सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी को हम 15% देंगे, तो इन्होंने बोला देखो मैन्युफैक्चरिंग का जो भी इनकम आएगी आपको उस पर 15% दे देना, अगर इफ अदर इनकम देन मैन्युफैक्चरिंग अदर देन, ठीक है, इफ अदर इनकम अदर देन मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, मैन्युफैक्चरिंग इफ अदर इनकम देन मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कोई दूसरी इनकम हो या प्रोडक्शन के अलावा कोई दूसरी इनकम हो जैसे फाइनेंस के, तो आप 22% दे देना उसके ऊपर, ठीक है, कितना दे देना, 22%। बोले आपको लिए ऑप्शन दे दिया, आप दोनों हो सकते हो। 22 कहां से दिया, 22 हम इसको पहले भी दे रहे थे, BAD के अंदर देखो 22 दे ही रहते हम, तो बोले आप 22% उन पे दे देना और बाकी 15% मैन्युफैक्चरिंग वाले पे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आप इस पर 22, इस पर 15, हमें तो हमारा मेन काम क्या है, आपको प्रोत्साहित करना, प्रमोट करना, ठीक है, ओके, ठीक है। और इसके ऊपर किसी प्रकार का AMT नहीं लगेगा, जो अल्टरनेटिव
टैक्स है, मार्जिनल टैक्स, वो इसके ऊपर नहीं लगेगा, नो लाइबल या लाइबिलिटी, ठीक है। एएमटी की किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी इसके ऊपर लेवाइड नहीं होगी। एएमटी एमएटी मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो वो एएमटी इसके ऊपर नहीं लगेगा। ये भी किसके अंदर लिखा हुआ है, ये भी सेक्शन 115 BAE के अंदर लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैं लगभग सारी टैक्स की जितनी भी नई पुरानी जो भी आई है मैंने सारी आपको पढ़ा दी है। क्लास लेंथ थोड़ी हो गई है, लेकिन ठीक है, मेरे कोशिश थी, मैंने सारा एक साथ ही ले लिया आपको, यानी 115 की लगभग BA ये तो पढ़ा ही ली 5 तो आपको। उसके अलावा बीबी की थी, बीबी यानी बीबी खुद, फिर बीबी के बाद ई, फिर बीबी जे, ये भी मैंने आपको पढ़ा दी। उसके साथ जो बीएससी की पूरी बड़ी सेक्शन है टैक्स न्यू टैक्स रिजिम, वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ओल्ड टैक्स रिजिम है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और क्या, बस यही बताया, और तो क्या बताया। ओके, सरचार्ज वरचार्ज सब आपको चीज मैंने बता दी। ओके, आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होगी और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर आ जाए और पूरी क्लास के अंदर से आ जाए तो मजा आ जाए। चलो, अब मैंने मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो मैं आपको रिविजन क्लास लूंगा इनकम टैक्स की, क्विक, फास्ट और स्मार्ट क्लास, ठीक है। यानी वो चीजें पढ़ लेंगे अपन, वो चीज रिवाइज करेंगे जो ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। और ये क्लास मेरी जो सब्सक्राइब है उन बच्चों के लिए तो हो गई, और जो नहीं भी है वो रिवीजन क्लास आप मेरी OneExam.in के ऐप पे जाके भी आप उसको देख सकते हो। और अभी भी जिनको मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, बहुत ज़्यादा समय है, बहुत ज़्यादा गोल्डन वर्क है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी से स्टार्ट करो। तो अभी तो फेब चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, बहुत समय बचा है, ठीक है। आप कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो अगर इसके किसी का स्कोर अच्छा है पेपर 3 के अंदर, ठीक है। और नहीं है तो आप इसमें ज़्यादा लग के कंपीट करो, कैसे भी करोगे नंबर तो आएंगे। चलो, ठीक है। आई होप ये क्लास अच्छी रहेगी, बताइएगा मुझे क्लास कैसी रही, और कोई आपके सजेशंस हो या कोई ऐसे टॉपिक्स हो जो आप मुझे चाहते हो कि मैं रिवीजन क्लास में थोड़ा सा जोर देके या थोड़ा सा लिटिल टाइम उन पर ज़्यादा देके आपको और अच्छा कोई टॉपिक हो उसको वापस समझाने की कोशिश करूँ, तो जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा या फिर चैट बॉक्स में डालिएगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।